सो वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मयंक कोठारी। म्यूचुअल फंड चैप्टर शुरू करते हैं सर इस लेक्चर में। इस वॉल्यूम का पहले वॉल्यूम का आखिरी चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, कम क्वेश्चंस है, इजी चैप्टर है, समझने के लिए भी काफ़ी आसान है और प्रैक्टिकल लाइफ से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा और स्कोरिंग भी रहेगा। मेक श्योर कि आप इस चैप्टर पे ग्रिप बना ले ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स को थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड पे 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया तो 4 मार्क्स की थेरी पूछी जा सकती है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 4 मार्क्स की थेरी, तो 12 मार्क्स मैक्सिमम, 8 मार्क्स कम से कम आएंगे ही, ये तो मान के चलिए। अब ये है नॉर्मल पैटर्न, यानी 90% चांसेस इसके हैं। अभी कभी इंस्टीट्यूट का मन बदल गया और 20-25 मार्क का म्यूचुअल फंड से पूछ लिया तो बात अलग है, उसके चांसेस सिर्फ 10% है। तो एक अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया। अब आप समझो कि जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन है सिर्फ म्यूचुअल फंड में। जबकि सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो 200 क्वेश्चन थे दोनों में, 130 195 मिला के, मतलब 220 क्वेश्चन। उसका ऑलमोस्ट वन थर्ड, यानी हर चैप्टर का वन थर्ड ही है म्यूचुअल फंड में। और यहाँ से आपको 20-20 मार्क का ही पूछे जाने वाला है, यहाँ पे 8 मार्क्स का कम से कम है। यानी कि क्या है, आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने मिलेंगे और समझने में आसान है। ज़्यादा फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्चुअली अगर आप इसको समझ जाओगे। और 40 क्वेश्चन में भी इनफैक्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। तो आप सोचो, ख़त्म भी जल्दी होएगा और स्कोरिंग भी है। तो मैं तो यही कहता हूँ, बड़े चैप्टर पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए, मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, स्किप तो कर नहीं सकते, लेकिन जब भी छोटा चैप्टर होता है उसको अच्छे से अगर हम कर ले तो हमारे ना कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो एकदम कंफर्म हो जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, चैप्टर 1 है अपना फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, 4 मार्क्स पक्के हैं, ज़्यादा पेजेस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रिस्क मैनेजमेंट में 4 मार्क्स कम से कम और 8 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी पक्के हो जाते हैं सर, इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अच्छा, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 8 और 4 12 तो हो गए आपके। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ले लो, ये सब मैं छोड़ भी दूँ तो म्यूचुअल फंड पे 8 मार्क्स, 20 मार्क्स, 3 चैप्टर, छोटे 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 छोटे। बताओ कितना पेजेस का है रिस्क मैनेजमेंट? 10 पेजेस का। ये कितने पेजेस का होगा? ये भी मतलब पेजेस तो छोड़ो, ईजी बहुत है। तो ये 20 मार्क्स, 40 तो पासिंग है सर, कम से कम 20 मार्क्स आप इजीली केटर कर सकते हो। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे सर। उसके पहले थोड़ा सा ना रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं म्यूचुअल फंड में, ताकि हमको पता चले कि इसका रियल लाइफ में क्या महत्व है। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया बैठ गया प्रैक्टिकल लाइफ का तो आप क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से और इंटरेस्टिंगली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, आप सीए फाइनल स्टूडेंट हो और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना शुरू नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, आप ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हो। अब आप बोलोगे सर, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास में कमाई हो ही नहीं रही है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें? इतना पैसा हमारे पास कहाँ आएगा? 100 रुपये लगते हैं सर कम से कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 100 रुपये। अब 100 रुपये आपके पास नहीं होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लेक्चर्स खरीद के बैठे हो, सीए फाइनल के इतने सारे हैं, सीए फाइनल तक आ चुके हो, तो 100 रुपये अगर कोशिश करोगे तो सर निकल ही जाते हैं। थोड़ा हमने वीकेंड एक हाथ कम मना लिया, बर्थडे पार्टी में केक कम लेके गए, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं और यहाँ पे निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर, हम क्यों करें? क्योंकि केक खाने का मज़ा आता है, वीकेंड पार्टी में जाने का मज़ा आता है, इसमें क्या मज़ा है? जहाँ मज़ा नहीं है वहाँ पे हम पैसा क्यों खर्चा करें? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने आज पढ़ा रहा हूँ तो उसका दो ही पर्पज़ है। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, पैशन, और दूसरा है पैसा। दो ये पर्पज़ फुलफ़िल करने के लिए मैं आपको आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, आप सीए बन जाओगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिस शुरू करोगे। 99.5% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया एवरी डे वेक्स अप इन द होप दैट दे विल बी अर्निंग अ लॉट मोर टुडे। मतलब आज कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आगे एटलीस्ट कमाई हमारी बढ़े। कोई भी चाहता है, हर कोई चाहता है कि पैसा वो बढ़ाए, वेल्थ बढ़ाए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा, मतलब हाँ ठीक है चल ले ले यार, तू मेरी सर्विस ले ही ले, तू मत दियो पैसा। ठीक है, किसको पसंद नहीं आता? अब जब इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वेल्थ आपका, तो ऐसे टाइम पे हम क्या हमेशा ज़िंदगी भर, मैं मेरी बात ले लो, क्या आप मेरे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 40 से 60 साल जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं एसएफएम पढ़ाता जाऊँ आपके सामने आके? आपको पता है प्रैक्टिकली जितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, ऑनलाइन में ले लो, कहीं पे भी ले लो,
बहुत ही ज़्यादा जब वो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं या पढ़ाने लग जाते हैं एक दिन के अंदर में, तब उनका गला ख़राब हो जाता है, तो गले की अलग से बीमारियां शुरू हो जाती है, हेल्थ की बीमारियां शुरू हो जाती है, बैठे बैठे पढ़ाना पड़ता है, इंसान मोटा हो जाता है, लाइट्स इतनी ज़्यादा चेहरे पे आती है। मतलब आप समझ नहीं रहे हो, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ऑब्वियसली हर फील्ड में है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम है। जॉब ले लो, आप डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, जहाँ पे खुद का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है वहाँ ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी भर तक तो नहीं कंटिन्यू किया जा सकता सर, ठीक है। तो मैं भी एसएफएम ज़िंदगी भर तक तो नहीं पढ़ा सकता, मेरा अपना प्लान है, उस हिसाब तक तब तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद में मैं निकल लूँगा यहाँ से। अब यही तो बात होती है कि जब तक आप मेहनत कर सकते हो 5, 10, 15, 20 साल में, आप इस तरह से पैसा जोड़ लो कि जब जब पैसा आता जाएगा तब तब आप उसको कहीं और लगाते जाओगे, यानी इन्वेस्ट करते जाओ। इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि भैया आप काम नहीं कर रहे हैं, दिन भर आपके पास में टाइम है और आप कमा भी रहे हो। अब क्या होता है, 3 लोग मैं बताता हूँ, एक जिनके पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता। अब आप जॉब करके देखना, सीए बनने के बाद में आपको जैसे बिग फोर एंड ऑल दैट में जाओगे ना, तो दिन भर रात भर चले जाता है काम के चक्कर में, और आप पैसा तो कमा लेते हो लेकिन खर्चा करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है सर, काम काम काम, वर्कहॉलिक। बहुत लोग ऐसे हैं जो खाली बैठे हैं, टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। तो ये दोनों कैटेगरी खराब है। आपने ना खाली बैठना है, मतलब खाली बैठ के पैसा नहीं होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और पैसा हो के खाली हो के भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। तो असली चीज़ आती है, असली लाइफ आती है सर, जहाँ पे हमारे पास में हमारे पेरेंट्स, हमारी पार्टनर, बच्चे, दोस्त, आसपास के लोग, इनके साथ हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं जब चाहे तब। उसके बाद हमारा पैशन फॉलो कर पा रहे हैं, क्रिकेट बोलो, कोई स्पोर्ट्स बोलो, कुछ भी हो, मूवीज़ देख पा रहे हैं, जब भी जैसा भी ठीक लगता है, हम हमारे हेल्थ पे काम कर पा रहे हैं, जिम जा पा रहे हैं, और ये सब करते हुए भी पैसे कमा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इसको बोलते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ही मुझे लगता है असली गोल होना चाहिए किसी भी इंसान का। बहुत लोग खुश हो जाते हैं जब जॉब लग जाती है, बहुत लोग खुश हो जाते हैं जब उनका, जैसे मेरे टीचिंग का करियर चलने लग गया तो मैं खुश हो गया, किसी का डॉक्टरी में बहुत क्लाइंट आने लग गए तो वो खुश हो गया, इंजीनियरिंग में जॉब लग गई, इंजीनियरिंग में अपना कुछ काम चालू कर दिया, बहुत खुश हो गया। बट मुझे नहीं लगता कि वो अल्टीमेट चीज़ होनी चाहिए। वो तो एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुकी है, आपके गोल तक पहुंचने का एक स्टेप है जो शुरू हो चुका है, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट ऑब्वियसली। बट द एम एंड द अल्टीमेट गोल शुड बी द फाइनेंशियल फ्रीडम। सो थिंक अबाउट इट, आप थोड़ा सोचना, आपकी तो अभी जर्नी शुरू हुई है, तो इसके बारे में जब आप सोचोगे तब आप पाओगे कि यार कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जहाँ पे पैसिव इनकम शुरू हो जाए। यानी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ में कोई और मेहनत कर रहा है, और आप अपना टाइम दे सकते हो अपनी जहाँ चाहिए वहाँ वैसे, ठीक है। अब ऐसे केस में आपके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ेगा जहाँ से पैसा आता जाए, फ्री में तो आएगा नहीं। तो कहाँ पैसा लगाया जाए सर? अब ऐसे 4 ऑप्शंस मैं बताता हूँ जो इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादातर पता है। सबसे पहली चीज़ है सर सेविंग्स। सेविंग्स में 4% इंटरेस्ट मिलता है। आप सोचो क्या होगा 4% में, इन्फ्लेशन ही 4 से 5% होता है। तो जो इंसान बैंक में पैसा रख रहा है सेविंग अकाउंट में, उसका तो पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है, राइट। उसका तो पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है। मतलब 100 रुपये आज डाले हुए, एक्चुअल में देखा जाए तो 4% की कमाई होती है इंटरेस्ट की, और 4 से 5% का इन्फ्लेशन है। तो ऐसे में तो नुकसान ही हो रहा है अल्टीमेटली, नहीं? देखो, अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। सबसे पहला ऑप्शन आ गया सर सेविंग्स। आपको इसमें 4% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। अगर रिस्क के एंगल से देखा जाए तो काफ़ी कम रिस्क है इसके अंदर में, और रिस्क है ही नहीं इसलिए रिटर्न भी कम हो गया। तो फिर क्या मतलब निकला, राइट। बट अब आप अगर पिछले साल के इन्फ्लेशन ही देखोगे तो 4 से 5% तो इन्फ्लेशन ही रहता है, यानी कि आपकी वैल्यू इतने से गिरती है और इतने से बढ़ती है। तो आप लॉजिकली देखो तो ज़्यादातर गिर ही रही है। 100 रुपये की जो वैल्यू आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो अल्टीमेटली 1 साल बाद गिर जाएगी। इसके बाद थोड़ा बहुत और बेटर ऑप्शन जो आता है, लोग उसमें एफडी को चूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अपना एफडी बना के रख लेते हैं, उसमें 7% तक इंटरेस्ट मिल जाता है सर। 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें भी आपका रिस्क तो थोड़ा मॉडरेट है, मतलब लो ही है, और रिटर्न बोल लो आप मॉडरेट है।
बट फिर भी इतना ज़्यादा तो है नहीं। इसके बाद अगर कोई लोगों को ऑप्शन मिलता है तो वो गोल्ड। आप सोचो इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर यही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप पेरेंट्स वगैरह को पूछोगे तो जो एजुकेटेड है उनको थोड़ा सा लगेगा हाँ कहीं और कर सकते हैं, बट मोस्टली ये ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में। गोल्ड में देख लो, अगर पिछले सालों का कुछ ट्रेंड देखोगे तो गोल्ड में भी कुछ खास रिटर्न मिला नहीं है। इसके बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद के रख लेते हैं। आप गाँव में, शहरों में, गाँव में जाना तो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद के रखी है लोगों ने। तो रियल एस्टेट में भी पिछले कुछ सालों में देख लो नहीं है उतना रिटर्न। 2012-15 तक ठीक था, 12 तक, बट उसके बाद से वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है सर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसमें भी ज़्यादा रिटर्न नहीं है। अब यहाँ से कहीं थोड़ा इंसान पढ़ लिख के आगे गया तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इसका मतलब रिस्क ज़्यादा होने का मतलब है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे आप खो सकते हो। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना तो बेहतरीन होता ही है सर, लेकिन नॉलेज के साथ हो। अब जैसे आप सीए हो, आपने पोर्टफोलियो पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, म्यूचुअल फंड पढ़ोगे, ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपको एक लेवल का नॉलेज आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पी रेशियो क्या होता है, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, ऑप्शन कॉल पुट ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो एक नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको क्या लगता है मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये सब चीज़ें पता है? नहीं पता सर। तो ऐसे टाइम पे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिना कुछ नॉलेज के, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है सर, तो ऐसे टाइम पे क्या करना? अगर हम मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो एक और ऑप्शन खुल के आता है, वो है सर म्यूचुअल फंड्स। अब बताओ म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास में टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, जिनके पास पैसा भी कम है। अब रियल इस्टेट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ कम से कम लगता है ऐसे शहरों में प्लॉट लेने के लिए। मैं अब तो वो मिड्स में टीयर 2 में बोल रहा हूँ, टीयर 1 का तो छोड़ ही दो, प्लॉट तो मिलेगा ही नहीं। फ्लैट भी लोगे तो आप 5-5 6-6 करोड़ के मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तो इतने पैसे तो होते नहीं है हमारे पास में, हम तो सीए स्टूडेंट है सर। तो इनिशियली अगर कम से कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू करना है तो सेविंग्स तो है लेकिन रिटर्न कम है। आप देखो यहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं लगता लेकिन रिटर्न कम है। यहाँ थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाता है लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। स्टॉक्स में भी रिटर्न मिल जाता है लेकिन रिस्क ही बहुत है, नॉलेज नहीं है। तो हम इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि एकदम से हमारा पैसा डूब जाए। तो ना ज़्यादा सेफ खेलना चाहते, ना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलना ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे टाइम पे म्यूचुअल फंड्स एक इंटरमीडियरी का काम करता है। ये आपके बीच में आता है कि आपको मदद करता है, आपसे वो पैसे ले लेगा म्यूचुअल फंड्स, और फिर आपके पैसे आप जहाँ बोलोगे, स्टॉक्स में, रियल इस्टेट्स में, गोल्ड में, बॉन्ड में, बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, वहाँ पैसा लगाया जाता है। तो सर इन्हीं लोगों ने जब लगाना है मेरा पैसा तो मैं खुद क्यों नहीं लगा लूँ? दो फ़र्क है, मैं बताता हूँ आपको इस चीज़ में। आप में और इनमें दो तरह का फ़र्क है। एक तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, वो प्रोफेशनल है। मैं मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रोफेशनल्स बिठाए जाते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीएज, स्टॉक एनालिस्ट एंड ऑल दैट। इन लोगों का 24 घंटे काम होता है सर उसी चीज़ पे ध्यान देना। आप तो अपनी दुकान चलाओगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, टीचिंग करोगे या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। सो आपको टाइम नहीं मिलता। इनके पास टाइम है, नॉलेज है, आपके पास ना टाइम है ना नॉलेज है। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि आप इनको पैसा देते हो कि भाई तू लगा यहाँ पे पैसा, ठीक है, तुम लगाओ यहाँ पे पैसा। अब तुम जो, तो आप जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे वो लगाएगा। तो आप म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक वाला खरीद लो तो स्टॉक में पैसा जाएगा। आप रियल एस्टेट वाला म्यूचुअल फंड खरीदोगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वहाँ पैसा जाएगा। गोल्ड में भी जाता है, एफडी में भी, एफडी बोलता हूँ, बॉन्ड्स वगैरह में भी जाएगा आपका पैसा। तो जैसा आप खेलना चाहते हो वैसा आप उनको इंस्ट्रक्ट करो और आपका पैसा वहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे नॉर्मली मान के चलो कि अगर आप पूरे नॉलेज के साथ में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते तो हो सकता है 20% रिटर्न मिलता, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू करोगे तो हो सकता है सिर्फ 16% ही रिटर्न मिले। क्यों सर? उन्होंने भी उसी स्टॉक्स में लगाया जहाँ पे मैं लगाता, तो मुझे भी तो 20 मिलना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। एग्जैक्टली मिलना चाहिए, लेकिन आप सोचो आपने किसी को हायर किया है यही काम करने के लिए, तो वो भी तो अपना कट रखेगा, वो भी तो अपना कमीशन रखेगा। तो 2% के आसपास तक तो खर्चा होता है म्यूचुअल फंड्स का। 2% मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए वो संभालते हैं, और उसमें साल का 2-2%, 1-1, 1.5% तक वो लोग पैसा अपने पास में मतलब एक्सपेंसेस के रूप में रख लेते हैं। तो वही रिटर्न आपको कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब आप सोचो, देख जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं, आपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कोई ना कोई रखा होगा, मेड रखी होगी, ठीक है। तो वो क्यों रखा? आपको नहीं आता इसलिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको आता है लेकिन आप वो करना नहीं चाहते क्योंकि आपका टाइम कहीं और अलॉटेड है। आप सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, आपके पेरेंट्स को, आपको भी, आपकी भी पढ़ाई है, तो आपका जो प्रायोरिटी है वो किसी और काम में है, ठीक है। बट वो काम करना भी ज़रूरी है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई एंड ऑल दैट। तो आपने किसी को हायर करके उसको पैसे दे ही रहे हो ना हर महीने। वैसे ही समझो कि आपने हायर किया हुआ है किसी को,
म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑटोमेटिकली क्या होता है पता है, यहाँ पे आप अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन चूज़ करते हैं, इसमें एक SIP नाम का प्लान होता है। इसमें क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो, अमाउंट सेलेक्ट कर लो, हर महीने आपके अकाउंट से 500 1000 रुपये जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया होगा वो कट जाएगा और अपने आप डेबिट हो जाएगा। मतलब आपका म्यूचुअल फंड आप खरीद लोगे, आप एक तरह से परचेस हो जाएगा। तो हर महीने एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लो सर और सालों साल तक चलता जाएगा वो चीज़। अब आपको 500 का 1000 करना है तो एक बार और एक्शन लो, आपको 1000 का 2000 करना है तो एक्शन लो, बेचना है तो एक्शन लो, बस। बहुत ही कम टाइम पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। मैं तो साल भर से म्यूचुअल फंड में कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरा हर महीने पैसा जाता है और पैसा बढ़ता है। आप सोचो ना, कुछ नहीं करते हुए भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। ऑब्वियसली उसके लिए 3-4% तो देने पड़ते हैं, आसानी से काम नहीं होता। तो ये म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं सर, जो आपके बिहाफ में प्रोफेशनल्स को बिठाते हैं यहाँ पे और फिर वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न देने का। ठीक है, म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो। जैसे मैं शेयर मार्केट से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, इक्विटी मार्केट जो होता है अपना, अब हम अगर इक्विटी से कंपेयर करें और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स ले लें, ठीक है, तो देखो इक्विटी में क्या होता है, मार्केट प्राइस होती है, यहाँ पे ना यूनिट्स ये होते हैं, NAV होती है, या फिर आप ले लो इक्विटी में शेयर्स होते हैं। क्या खरीदते हो आप, शेयर्स खरीदते हो। म्यूचुअल फंड के शेयर्स नहीं होते सर, यूनिट्स होते हैं। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड के शेयर्स तो तभी रखोगे ना जब वो सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब म्यूचुअल फंड वाले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो उसे शेयर थोड़ी कहा जाएगा। तो एज अ होल यूनिट्स कह दिया हमने उसको, ठीक है। इसके बाद में शेयर्स आप खरीदते हो मार्केट प्राइस पे, यूनिट्स आप खरीदते हो नेट असेट वैल्यू पे। इसको बोलते हैं नेट असेट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करना है हम देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 तरह का रिटर्न मिलता है। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न की बात कर रहा हूँ। एक तो आपको डिविडेंड मिलता है, सही बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। आपने जो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से MP0, तो MP1 माइनस MP0 जब आप करते हो तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन निकलता है। 100 रुपये का शेयर जब 120 का हो जाता है तो 20 रुपये कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ ना, ये है वो फिगर। आया समझ में, ठीक है। तो ये 2 तरह का रिटर्न मिलता है आपको इक्विटी में। म्यूचुअल फंड में रिटर्न क्या क्या मिलता है सर, म्यूचुअल फंड में भी देखो डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। जैसे यहाँ पे MP1 MP0 करा, वैसे यहाँ पे आप NAV1 और माइनस NAV0 कर दो, तो ये हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, 2 डेट की NAV के बीच का डिफरेंस। और इसके अलावा कैपिटल गेन भी दिया जाता है, कैपिटल गेन भी बांटा जाता है। कैपिटल गेन क्या हुआ सर, कैपिटल एप्रिसिएशन अलग चीज़ है, कैपिटल गेन अलग चीज़ है। एप्रिसिएशन तो अनरियलाइज्ड होता है, मान लो शेयर बेचा ही नहीं आपने, यूनिट बेचा ही नहीं। कैपिटल गेन यानी कि म्यूचुअल फंड ने कुछ शेयर्स जो खरीदे थे, ये म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स में पैसा लगाया होगा, 100 रुपये का 100 करोड़ का कुछ खरीदा होगा और 150 करोड़ में बेच दिया, तो 50 करोड़ का म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन हुआ। उसमें से हो सकता है 30 करोड़ वो लोग कैपिटल गेन आप में बांट दे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही के पैसों से ही फ़ायदा हुआ। तो कैपिटल गेन, और बाकी जो 20 करोड़ है वो भी आपका ही है, लेकिन वो NAV में आ जाएगा। तो ये 3 तरह का रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि जो चीज़ को हम यहाँ पे शेयर्स बोलते हैं वहाँ इसे यूनिट्स बोलेंगे, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस बोलते थे वो उसे NAV बोलेंगे। यहाँ पे रिटर्न 2 तरह का होता था, यहाँ रिटर्न 3 तरह का होता है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं NAV की बात करता हूँ सर। इसका फुल फॉर्म आता है नेट असेट वैल्यू, ठीक है, नेट असेट वैल्यू। इसका मतलब ही हो गया सर कि टोटल असेट्स जो भी कंपनी के बैलेंस शीट में है म्यूचुअल फंड के, माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ हमें करनी है, यानी कि नेट वर्थ निकालनी है। और ध्यान देना, ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है ये बुक वैल्यू पे नहीं सर, ये मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि आज अगर मैं ये असेट्स बेचने जाऊँ तो मार्केट में क्या कीमत मिलेगी, लाइबिलिटी सेटल करने जाऊँ तो कितना देना पड़ेगा। बुक में छोड़ दो, बुक में क्या दिया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो कुछ भी छाप दोगे। मार्केट में जो वैल्यू है आज उसकी, उसका टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ करोगे तो ये चीज़ आती है सर आपका नेट असेट्स, ठीक है, नेट असेट्स। और नेट असेट्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका NAV, यानी एक यूनिट की प्राइस को नेट असेट वैल्यू कहते हैं और टोटल वैल्यू को नेट असेट्स कहते हैं। शेयर्स में हम इसी को, ध्यान देना, शेयर्स में हम इसी को मार्केट वैल्यू कहते थे, याद है। मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स से जब डिवाइड करते हो तो आती है मार्केट प्राइस, उसी को आप NAV कहते हो। ये शेयर्स वाले हाल है, ये म्यूचुअल फंड के हाल है।
तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब अपने आप अपन को आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सर आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करवाता हूँ, उसके बाद हम ये चालू करेंगे। एक सेकंड ना, क्वेश्चंस वगैरह चालू करेंगे। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो, थोड़ा ध्यान देखो। अब आपको यहाँ पे कुछ देखने मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप देखोगे कि मैंने म्यूचुअल फंड में तकरीबन 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके रखा है सर, 30,80,000 रुपीज़। और ये मैंने शुरू कर दिया था जब मैं सीए बना था, उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद में। अच्छा, पहले तो क्या होता था ना कि पैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, आर्टिकलशिप के पैसे आते थे। उस टाइम पे भी इन्वेस्ट कर सकता था अगर मुझे किसी ने अच्छे से गाइड किया होता तो। मैंने गलती करी, मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो। सीए बनने के बाद में 1 साल 2 साल बाद में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, काफ़ी लेट हो जाता है सर, ठीक है। और 50 रुपये 100 रुपये तो लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने, सिर्फ अगर कम से कम भी करना चाहो तो मैं शुरुआत में ना आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 साल 2 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। मैं 2 साल तो आपको सिर्फ सीखने में लग जाएंगे, और तब तो आपके पास उतने पैसे होंगे भी नहीं। तो आप स्टार्टिंग कम से करो, एक आदत तो बैठनी चाहिए। सबसे पहले रिटर्न मत देखो, सबसे पहले एक हैबिट बना लो कि दिस इज़ माई डेली एक्टिविटी, ये तो मुझे करना ही है। तो ये हर महीने का आप एक आदत बना लोगे ना, तो बहुत बढ़िया। आपको देखना 10 साल बाद में करोड़ों रुपए छापोगे आप। चलो ठीक है, ये देखो मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या है, मतलब फेक बताना है अपने। अभी तक तो मैं सिर्फ बात ही कर रहा था, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा सर ये वो। देखो 30 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट करे हैं, उसकी आज की वैल्यू है 44 लाख रुपीज़, ठीक है। तकरीबन 13,30,000 रुपये का गेन है। ये भी थोड़ा मार्केट नीचे गया था पिछला, इसलिए तो कम हुआ, नहीं तो 14-15 लाख तक था ये, ठीक है। सो 13,30,000 रुपये का गेन है, 30 लाख की टोटल वैल्यू है। एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आप देखोगे तो 43.20% टोटल रिटर्न्स मेरे को मिला है अभी तक। सिंपल एनुअलाइज रिटर्न है 14.61%। अगर सिर्फ ये ज़्यादा काम का है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न छोड़ दो। 14.61% साल भर का रिटर्न है सर, 1 साल का। अब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो एवरेज जो ड्यूरेशन निकलता है इन्वेस्टमेंट का वो 3 साल निकलता है, जबकि हो गए अभी 7-8 साल हो गए। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3-4 साल थे उसमें मेरा टोटली 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं गया होगा। मतलब पहले साल तो सिर्फ 500 रुपये, तो ऐसा कितना 6 हज़ार रुपये। अगले साल आपने 1,500-2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा होगा तो 24 हज़ार रुपये। ऐसे करते करते 3-4 साल तो 1 लाख तक पहुंचने में लग गए। 3-4 साल 1 लाख तक पहुंचने में, सोचो। उसके बाद के 4-5 सालों में मैंने 30 लाख रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। 4 साल मान लो जो भी है। तो एवरेज जो ड्यूरेशन निकलता है वो 3 साल का निकलता है। अब 3 साल में हर साल 14.61% अगर आपको मिल रहा है, 15% ऑलमोस्ट, तो बुरी बात नहीं है सर। आप 15% से एनुअलाइज्ड अगर निकाल के देखो, देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ, एक काम करते हैं हम, सिप रिटर्न कैलकुलेटर। आप ज़रा सा इमेजिन करो कि क्या होने वाला है आपके साथ में। अब आप मंथली इन्वेस्टमेंट, अभी देखो मैं मंथली इन्वेस्टमेंट आपको मेरी बताता हूँ। ये टोटल सिप अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 43,000 रुपीज़। हर महीने 15 सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप बोलते हैं उसे, 15 इंस्टॉलमेंट्स जाती है, टोटल मिला के उसकी होती है 43,000। अगले 5 दिनों में 7 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है मेरी 26,000 रुपये की, ठीक है। इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने एक बार सेट करा है। मुझे अगर रोकना है इन सब चीज़ों को तो एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार मैंने शुरू कर दी तो अब ये साइकिल चालू हो जाती है, अपने आप पैसा कट जाता है। कवर्ड इन मैंडेट, मैंडेट में कवर्ड का मतलब भी बता देता हूँ कि बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसके लिए कितना सिप है इसमें से, पूरा का पूरा देखो 43 का टोटल सिप है और पूरा 43,000 मेरा मैंडेट में कवर्ड है। इसका मतलब सारा का सारा पैसा बैंक से ही निकल के अपने आप ही जमा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 43,000 भी अगर लेके चलूँ, हालांकि मैंने पिछले 1 साल में कम करा है, पहले 70-80 हज़ार तक भी था, 1 लाख तक था, ठीक है। अगर हम मान लो कि मैं आगे जाके उसको बढ़ाऊंगा तो मेरा एवरेज 50,000 कर देता हूँ मैं, थोड़ा बहुत मैं बढ़ा लूँगा, तो एवरेज 50,000 कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न में अगर एग्जैक्टली यही रखूँ 14.61 जो मुझे मिला है इतने टाइम में, 14.6 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप टाइम पीरियड ले लो, कितना टाइम पीरियड तक रखना चाहते हो। ये तो मैंने जो एवरेज रिटर्न आपको बताया वो 3 साल का निकला। आप उसको अगर सिर्फ 15 साल तक रखोगे ना सर, तो देखो मैजिक बताता हूँ मैं क्या होता है। अब अगर 15 साल तक रखोगे तो इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ 90 लाख रुपए का होगा, और 15 साल में आपको 3,25,00,000 रुपए वापस मिलेंगे। 90 लाख यानी कि 2,35,00,000 रुपए का
आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यही चीज़ जो है ये आपको आखिरी के 5 सालों में ज़्यादा रिटर्न देगी। तो इसमें ना खेल होता है सारा कंपाउंडिंग का। और आप जब भी शुरू करोगे वहाँ से वो 15 साल और वो आखिरी के 5 साल मैटर करता है। आप स्टार्टिंग के लेके देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप स्टार्टिंग के 4 साल ले लो, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यार इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है, रिटर्न की अमाउंट कम है। यहाँ पे देख रहे हो 24 लाख का सिर्फ 8 लाख रुपए में रिटर्न मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 1/3 है आपका, 1/3। एक सेकंड ना, आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 24 लाख का सिर्फ 8 लाख का रिटर्न है 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि सिर्फ 1/3 रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप जब यहाँ पे पहुँच जाते हो 15 साल पे, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यार ये तो उतने ही, जितने गुना कम रिटर्न था उतने ही गुना अब ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट। 2 करोड़ 70 लाख के आसपास आता है, 3 गुना अगर करें तो हम, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम यू आर गेटिंग रिटर्न। तो जो असली खेल होता है ना वो आखिरी के 5 सालों में होता है। अब वो आखिरी के 5 साल जल्दी लाना है तो जल्दी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्टार्ट। तो ये सब खेल होता है सर। अब देखो, थोड़ा एक मैं आइडिया देता हूँ इसमें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसमें इक्विटी की जो कैटेगरी है, ठीक है, इक्विटी की कैटेगरी है 93.04%, यानी कि 30 लाख का 93% मैंने इक्विटी में डाल रखा है। हाइब्रिड मतलब मिक्स होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है इक्विटी और डेट और ऐसे सब में पैसा कितना डाला हुआ है आपका, तो वो 6-7% ही है। अब मैं सब कैटेगरी की बात करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, मेरा पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जैसे एग्रेसिव कैटेगरी में 7% लगा है। एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। आप ये देखोगे लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप में 8-9% पैसा लगा हुआ है, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, ये जो टॉप की कंपनीज होती है ना उसमें जो पैसा लगा हुआ है, ये है लार्ज और मिड कैप। अच्छा, मार्केट में मोस्टली जो कंपनीज है ना 3 हिस्सों में बांटी जाती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सबसे बड़ा, उसके बाद का और उसके बाद की वैल्यूएशन, तो 3 हिस्सों में सारी कंपनीज को बांटा जाता है। स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट आप नीचे जाओगे ना तो, लेकिन वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। ठीक है सर, तो ऐसे कैटेगरी बना ली। अब मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूँ। एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ये सारा खेल, एक कंपनी जो बनाई जाती है ये सारा खेल संभालने के लिए, जिसके अंडर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, मैंने इसमें 7% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैनरा रोबेको 23%, सबसे ज़्यादा मेरा कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड से ही है, जिसमें प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा ही है, 3,12,000 का। उसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है 17.71%, यानी कि 3 लाख रुपए का उसमें भी प्रॉफिट है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी, कोटक, एसबीआई, टाटा, ये तो सर एक म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर भी और अलग अलग कैटेगरी है, मतलब आईडीएफसी में भी मुझे, मान लो आईसीआईसीआई में मुझे टेक्नोलॉजी वाले में डालना है तो आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी अलग है, आईसीआईसीआई का ग्रोथ अलग है, आईसीआईसीआई का ये अलग वो अलग। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ मिलेगा ये सर हमें देखने के लिए। पोर्टफोलियो में अभी आएगा, थोड़ा नीचे में ध्यान देना। रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो, यहाँ आना चाहिए। ये देखो, ठीक है। अब आप ज़रा सा नोटिस करो, सबसे ऊपर में देखो, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़, ये दोनों अलग अलग हो गया। फिर फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी, तो फ्रैंकलिन इंडिया में भी अलग अलग है, ऐसे आईसीआईसीआई में भी अलग अलग है। तो ऐसे कितने ही सारी म्यूचुअल फंड्स, ये देखो, ये कितने ही सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अभी शुरू है। अभी ये एक है जिसमें निगेटिव रिटर्न आया है, ये एसबीआई टेक्नोलॉजी वाला, ये तो पहले ज़्यादा निगेटिव में था। ये 2-3 और है निगेटिव वाले, टेक्नोलॉजी वाले थोड़े
ठीक है, अब देखो एक हाथ में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ जिसको हम थोड़ा सा वो करेंगे, देखेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया आएगी। कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ रिटर्न्स ही आप देख रहे हो। रिटर्न्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ 4-5 और फैक्टर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से आपको करंट एनएवी पता चल जाएगी कि इसका एक यूनिट 66 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है सर, ये टाइप कौन सा है? ओपन एंडेड है। अब देखो दो टाइप होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। आपको थेरी के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। थेरी वाली बुक में वॉल्यूम 3 में आपको ये वाला दिया हुआ भी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में फ़र्क क्या है? ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी साल भर में कभी भी इस फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का या यूनिट आप खरीद सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो ओपन एंडेड में क्या होता है, कभी भी आप खरीद सकते हो उसका यूनिट और कभी भी आप बेच सकते हो। मतलब इसके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, जब भी आना है आओ, जब भी जाना है जाओ। इसके बाद एक और होता है, वो है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में ना एक टाइम लिमिट होती है कि 10 से 15 तारीख के बीच में ही आपको खरीदना है और हर महीने के एंड में ही सिर्फ आप बेच सकते हो। तो उसमें ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ओपन एंडेड में ही होता है। ठीक है, कैटेगरी अगर आप देखोगे तीसरा तो वो इक्विटी कैटेगरी का आएगा कि अगर आपने इस फंड में पैसा डाला तो वो आपके इक्विटी शेयर्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में आप फंड्स का ओवरव्यू देखोगे तो सीक्स टू अचीव कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट। वो जो आप एनएवी है ना 66 की, उसको बढ़ाना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज। जस्ट अ सेकंड। थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज और सेक्टर्स विथ हाई ग्रोथ रेट और पोटेंशियल। तो बेसिकली एक ये आइडिया आ गया। अच्छा, कब लॉन्च हुआ था ये म्यूचुअल फंड? 26 जुलाई 2007 को। इसके पास अभी तक 7,181 करोड़ के पैसे, मतलब इतना नेट असेट्स है। इसका लोवेस्ट जो गया था एनएवी वो था 57 का, वो 52 वीक्स का लो, यानी पिछले एक साल में जो सबसे कम गया था वो 57 का 20 जून को। ये जून वाला जो पीरियड था ना काफ़ी खतरनाक था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये बंद कर देते हैं। हाँ, तो बेंचमार्क तो ये हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, ये एग्जिट लोड वाली, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा इसका विंडो इधर कर लेते हैं ना। राइट, अब आप ये जो एग्जिट लोड इन्फो देखोगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप यूनिट्स खरीदते और बेचते हो तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड लगता है, मतलब एक चार्जेस लगता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की फ्री में एंट्री नहीं मिलेगी और ना ही फ्री में एग्जिट कर पाओगे। तो बेचने और ख़रीदने के खर्चे मान के चलो आप उसे। एंट्री लोड जनरली फ्री होता है क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि भैया आप हमारे दुकान में आओ। अब दुकान पे ही आप अगर एंट्री फ़ीस लगा दोगे तो बंदा आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इतनी सारी दुकानें और कंपटीशन है मार्केट में। हाँ, बाहर निकलने के लिए, अंदर तो फ्री में बुला लो लेकिन बाहर निकलने के लिए चार्जेस लगा दो, तब आता है मज़ा। तो ये इन्होंने जो लिखा है वो क्लियर कट लिखा है कि अगर 1% लगेगा एग्जिट लोड, जो भी आपका 2 लाख का वैल्यू हो गया होगा जो आप बेच रहे हो, आपने 1 लाख का खरीदा, 2 लाख का हो गया, 2 लाख का आप आज बेचने जा रहे हो, तो 2 लाख का 1% आपको 2,000 रुपये खर्चा देना पड़ेगा अगर आपने यूनिट्स बेच दिए 1 साल के अंदर। तो उनका क्या लिमिट है कि आज आप खरीद रहे हो और 1 साल के अंदर ही अगर आप बेच देते हो म्यूचुअल फंड्स को तो 1% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे सर। अगर 1 साल के बाद बेचते हो तो फिर आपको कुछ चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जिट लोड। अब आप देखना इसमें, अगर आप पैसा डालोगे तो पूरा पैसा इक्विटी में डाला हुआ है और सिर्फ 5% कैश रखा हुआ है। ये कैश तो जनरली रखा जाता है कि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली रिडीम करते रहते हैं तो उनको भी तो बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है पैसा, उसके लिए कैश रखा जाता है। तो इक्विटी 94.92%, यानी 95% ऑफ द टोटल असेट्स इज़ इन इक्विटी ओनली। ओके, उसके बाद आप साइड में देखो दूसरा वाला मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको शुरुआत करनी है तो 5,000 रुपये पहले देना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1,000 रुपये दे के आप यूनिट्स खरीद सकते हो। लेकिन ये तो तब है जब आप बार बार खरीदना चाहते हो। लेकिन आप अगर एक सिस्टमैटिक प्लान चला देना चाहते हो कि एक ऑटोमेटेड मैंने प्लान चला दिया और हर महीने पैसे कट रहे हैं मेरे इसमें से, तो SIP का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 500 रुपये। ये देखो, SIP का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 500 रुपये। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ऑटोमेटिकली अगर आप चलाओगे तो उनको पता है कि भैया हर महीना पैसा डालना ही है बंदे ने, तो उन्होंने उसके लिए अमाउंट थोड़ी कम रखी है।
तो अब 500 रुपये तो आपके पास होंगे ही होंगे, इतना तो कम कम से कम आपके पास होंगे, तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया होता है। अब आप दूसरा पार्ट देखो, इसका एक्सपेंस रेशो 1.91%, यानी सोचो 7,000 करोड़ का तकरीबन तकरीबन 2% इनका हर साल खर्चा होता है, हर साल खर्चा होता है। तो हर साल कमाई भी तो होनी चाहिए ना उतनी। अभी 15-20% कमाएंगे तब 2% देने में कुछ नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कमाया ही 10, तो 2% देने में थोड़ा अखरेगा आपको भी। बट एक्सपेंस रेशो इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशो कभी भी म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप तो पैसा डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड पैसा कमा भी रहा है लेकिन खुद के ही जेब में डाल ले रहा है मैक्सिमम, तो ये भी गलत हो जाता है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद रिटर्न्स की हम बात करते हैं, तो आपको एक आइडिया आएगा। देखो फंड में 1 महीने में 10% का रिटर्न है, 3 महीने का 3.5% का है, 1 साल का 9.33, 3 साल और 5 साल का देखोगे तो एवरेज है 12.09% पर ईयर देता है, हर साल 12% का रिटर्न, तो ठीक ठाक है, कुछ एकदम बढ़िया भी नहीं है और एकदम बेकार भी नहीं है। उसके बाद तो खैर बेसिक बेसिक डिटेल है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो अब इस पर्टिकुलर फंड ने कहाँ कहाँ पैसा डाल रखा है। HDFC बैंक में 8-9%, ICICI बैंक में 8-9%, जो आपने इनको पैसा दिया ना फ्रैंकलिन इंडिया को, उन्होंने कहाँ निवेश करा है। तो सर ये तो कंपनीज हमें भी पता थी, हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप भी कर सकते थे, लेकिन टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कौन सी प्राइस पे खरीदा, कब खरीदा, ये 24 घंटे बैठे होते हैं और हर चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। आपके पास तो इतना टाइम है ही नहीं, आप ऊपर वाली प्राइस पे ही HDFC का खरीद लो, और उन्होंने भी HDFC का लोएस्ट प्राइस पे खरीदा, तो इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा दिखेगा, आपका कम दिखेगा। तो होल्डिंग मैटर नहीं करती हर बार, ये तो मैटर कर रही है, लेकिन टाइमिंग भी तो मैटर करती है। ठीक है सर, तो इतनी सारी कंपनीज में पैसा उन्होंने डाल रखा है, ये भी हमें पता चल जाता है। इसके बाद रजिस्टर की डिटेल देखो। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फंड, आपका पैसा किसके हाथों से मैनेज हो रहा है। यहाँ देखोगे फंड मैनेजर है मिसेस रोशी जैन, ठीक है, ये मैनेज करती है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। ठीक है सर, ये तो एक बेसिक डिटेल आ गई, आपको एक आइडिया भी आ गया कि पोर्टफोलियो कैसे काम करता है। अभी हम कहाँ जाए, अच्छा मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट वाला पोर्टफोलियो नहीं बताया कि मैंने जो डायरेक्ट शेयर्स खरीद रखे हैं उसका, तो उसका भी एक आइडिया दे देता हूँ आपको। यहाँ पे दिखेगा, देखो 22 से 23 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड से कम है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रीज़न बताता हूँ। यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं वापस वापस जा के रिसर्च करूँ, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या है, 1 लाख रुपए महीने का, 43,000 रुपये महीने का आपने सेट करके रख दिया, हर महीने अपने आप कटता है, वहीं इन्वेस्ट हो जाता है। तो जो भी प्राइस चल रही होगी एवरेज आउट हो जाता है, कभी मार्केट कम कभी मार्केट ज़्यादा। तो वहाँ पे 30 लाख का है, यहाँ पे 23 लैक्स का है, ठीक है। वहाँ पे 44 लैक्स के आसपास कुछ तो रिटर्न था, टोटल वैल्यू थी, यहाँ 33 हो गई। यहाँ पे टोटल कमाई अगर आप देखोगे तो 9,97,000 है, अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा। तो वहाँ पे तकरीबन 13 लाख का था, यहाँ पे 10 लाख का हो गया। यहाँ पे भी 43.48% का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है सर, ये तो खैर बेसिक चीज़ें हो गई, तो एक आपको आइडिया आ गया। अब हम कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे सर। तो ये लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, छोटा लेक्चर है बट ख़त्म करते हैं, और अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व। सो अब हम एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, ध्यान से सब कुछ समझाऊंगा। कंपाइलर में जितनी चीज़ें लिखने बोलता हूँ सर वो बिल्कुल लिखना, तरीके से लिखना, और इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें। 2-3 चीज़ें ही आपको याद रखनी है, होल्डिंग पीरियड, रिटर्न क्या होता है, NAV कैसे निकालते हैं, 90% तो यही है, बाकी 5-10% 2-3 और फॉर्मूले जो आपको समझने पड़ेंगे। बाय बाय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तकरीबन 40 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखते जाएंगे, और हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही। 40 में से आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर की वजह से, अंदाज़ा बता रहा हूँ, वैसे तो आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पढ़ते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा वापस से एग्ज़ाम में कभी पूछा जाएगा। पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इसमें जो आप फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट समझने वाले हो वो आगे बहुत काम आएगा। सर, एक म्यूचुअल फंड है जिसकी नेट असेट वैल्यू होती है 16 रुपये।
अब नेट असेट वैल्यू क्या होती है सर, कि कंपनी के जितने भी असेट्स थे माइनस लाइबिलिटी करी तो आई नेट असेट्स। बैलेंस शीट समझ में आ रहा है? बट ये दोनों असेट्स और लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पे होना, तो नेट असेट्स आए, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा तो आई एनएवी। ये वो प्राइस होती है जिस पे आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो, इस प्राइस पे आपको मिलता है। जैसे इक्विटी शेयर में मार्केट प्राइस होती है, वैसे ही यहाँ पे एनएवी होती है म्यूचुअल फंड में यूनिट्स। तो 16 रुपये थी महीने की शुरुआत में, और उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को दो चीज़ें बांटी, इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, 4 पैसे का और 3 पैसे का, उसी दौरान उसी महीने में। एंड देन एंडेड द मंथ विथ अ नेट असेट वैल्यू ऑफ 16 रुपये 8 पैसे। आपको कैलकुलेट करना है मंथली रिटर्न और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये है वो महीना, ठीक है, ये है वो बंदा जिसने इन्वेस्ट करा था एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। जब इन्वेस्ट करा था तो उसने कितने रुपए दिए थे सर? 16 रुपए दिए थे एक यूनिट को खरीदने के लिए, और ये थी उस दिन की एनएवी, जिसे हम एनएवी 0 कहेंगे क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। अब महीना ख़त्म हुआ तब एनएवी हो गई थी 16 रुपये 8 पैसे। तो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 8 पैसे से हमारे यूनिट की कीमत बढ़ गई है, ठीक है। बट ये महीना ख़त्म होने के जस्ट पहले म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को कुछ बांटा एज अ डिविडेंड। जैसे इक्विटी शेयर में हमें डिविडेंड मिलता है, वैसे ही यहाँ पे डिविडेंड दिया गया और कैपिटल गेन भी दिया गया, 4 पैसे का और 3 पैसे का, ठीक है। तो अब इसके इन्वेस्टर के एंगल से देखो तो इसे 3 चीज़ों में लाभ मिल रहा है। लाभ यानी कि वो ज़्यादा हिंदी हो गया, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो गेन जो इसको इनकम आ रहा है, एक तो डिविडेंड का 4 पैसे आ रहा है, कैपिटल गेन का 3 पैसे आ रहा है, और उसने जो यूनिट खरीदा उसकी भी तो कीमत बढ़ी है 8 पैसे से। तो 3 तरह का गेन मिला है उसको। ये तीनों गेन अब कैलकुलेट क्या करने बोला है, देखो रिटर्न निकालने बोला है। पहले चैप्टर से लेके पूरा फास्ट ट्रैक बैच जब से आपका शुरू हुआ, और इनफैक्ट जब से आप ने अपना कॉलेज ख़त्म करा होगा, इंटर में भी देखा होगा, रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है सर। न्यूमरेटर में रखोगे रिटर्न, डिनोमिनेटर में रखोगे इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट तो ये हो गई 16 रुपये की। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। पहले तो हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, और हमें पता है यहाँ पे 3 तरह का रिटर्न है। सबसे पहले आएगा सर कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि है NAV 1 माइनस NAV 0। उसके बाद हम उसमें डिविडेंड ऐड करेंगे, फिर कैपिटल गेन ऐड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट था हमारा NAV 0 पे, यानी कि 16 रुपये 8 पैसे माइनस 16 रुपये प्लस 3 पैसे प्लस 4 पैसे का कैपिटल गेन। 4 का उल्टा लिख दिया मैंने, खैर अमाउंट तो सही आती, लेकिन सही लिखना भी तो ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय 16 रुपये। तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं इसके साथ में? 8 पैसे का कैपिटल एप्रिसिएशन, 4 और 3 पैसे का डिविडेंड और कैपिटल गेन, 16 पे निकालोगे। ये पूरे एक महीने का था, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये है आपका 1 मंथ का रिटर्न। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके साल भर का रिटर्न निकल जाएगा। कि अगर आप एक महीने में 9.9375% कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है साल भर में 11.25% कमाओगे। आगे बढ़े सर, ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, ये हो गया एक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना। एक म्यूचुअल फंड है जिसके ना 300 यूनिट थे, हैज शोन इट्स NAV ऑफ 8.75 एंड 9.45 एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें ये जो दिया है वो है NAV 0, NAV 1 और ये है N0। स्टार्टिंग में इतने यूनिट्स थे। उस म्यूचुअल फंड ने 2 ऑप्शन दिया है इन्वेस्टर को कि भैया देख, तुझे हम 75 पैसे का डिविडेंड और 60 पैसे का कैपिटल गेन दे देते हैं, तू अपने जेब में रख और चले जा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम जो ये डिविडेंड और गेन तुझे दे रहे हैं उसे तू वापस इन्वेस्ट कर दे हमारे ही म्यूचुअल फंड में, और जिस टाइम पे हम दे रहे हैं उस टाइम का NAV है 8.65। तो 8 रुपये 65 पैसे यानी 8 रुपीज़ 65 पैसे के हिसाब से तुझे हम और यूनिट्स दे देंगे,
क्योंकि आप इन्वेस्टर जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा फ्री में तो डालेगा नहीं, उसके बदले में यूनिट्स ज़रूर लेगा। तो ध्यान देना क्या हुआ। हम पहला आंसर निकाल लेते हैं मेरे हिसाब से पहले ऑप्शन का, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे बात करेंगे। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स अवेलेबल एंड विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल बाय द इन्वेस्टर। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है कहानी, टाइमलाइन बनाई। यहाँ मैंने लिखा NAV 0, यहाँ मैंने लिखा NAV 1, यहाँ मैं डिविडेंड और कैपिटल गेन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 8.75, 9.45, 75 पैसे और 60 पैसे, यानी 60.75.60, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इन्वेस्टर के एंगल से अगर हम देखें तो उसने इतने पैसे दिए, उसे ये मिला और आखिरी में ये मिलेगा, बात सही है। तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन निकल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और आपका बीच का गेन भी आ जाएगा। तो आप होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हो, जैसे अभी आपने निकाला था पहला पार्ट, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू, और आप ध्यान रखना आपको जो डिविडेंड और कैपिटल गेन मिल रहा है ये आप घर लेके जा रहे हो, अपने जेब में, अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हो। तो हमारा जो गेन निकलेगा वो है NAV 1 माइनस NAV 0, तो ये हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर हमें जो डिविडेंड मिला, फिर कैपिटल गेन मिला, और उसके बाद NAV 0। तो ये मैं निकाल लेता हूँ, 9.45 माइनस 8.75 प्लस 75 पैसे प्लस 60 पैसा, ठीक है। और आ गया 8.75 का आपका इन्वेस्टमेंट। तो देखो 9.45, 8.75, तो ये 70 पैसे हो गया सर, 70 प्लस 75 प्लस 60, ऐसा आप करोगे, और 8.75, तो ये हो गया 2.05 डिवाइडेड बाई 8.75। तो आपका जो रिटर्न आता है ना सर, वो हो गया 23.43% पर एनम, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हमने सॉल्व किया जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है सर। तो आपने ये क्वेश्चन लिया क्यों, हमको होमवर्क क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि दूसरा वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, सीखने लायक, ध्यान देना। अब क्या हुआ, अब दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स थे 300, ठीक है। ये किसके यूनिट है सर? म्यूचुअल फंड के नहीं, ये इन्वेस्टर के। इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड के 300 यूनिट खरीद रखे थे 8 रुपये 75 पैसे के हिसाब से। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि मेरा एक्चुअल में नेट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ? 300 इंटू 8 रुपये 75 पैसे, 2625। और ये कैसे निकाला सर मैंने? NAV 0 मल्टीप्लाइड बाय N0, ठीक है। अब ध्यान देना क्या होता है, 2625 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे। थोड़े टाइम बाद में, साल ख़त्म होने के जस्ट पहले, म्यूचुअल फंड ने 75 पैसे और 60 पैसे, यानी कि दोनों का मिला के कितना होता है? 1 रुपये 35 पैसे, सही बोल रहा हूँ, का गेन बांटा। और हमको ऑप्शन दिया कि आप चाहते हो तो 1 रुपये 35 पैसे वापस कंपनी में यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान देना, 1 रुपये 35 पैसे एक यूनिट पे मिला है, और हमारे पास उस टाइम पे 300 यूनिट थे सर, हमारे पास उस टाइम पे 300 यूनिट थे। तो 300 इंटू 1 रुपये 35 पैसे 405 रुपये होते हैं। ये 405 रुपये वापस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का हमारे पास में ऑप्शन है। और जब हम उस दिन इन्वेस्ट करेंगे तो उस दिन की NAV काम आती है। तो उस दिन की NAV क्वेश्चन ने लिखा है कि 8 रुपये 65 पैसे, यानी 8 रुपये 65 पैसे के हिसाब से आपको एक यूनिट मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हमें पैसा दे रही थी वो हमने वापस दिया और बदले में एडिशनल यूनिट्स ले लिए, एडिशनल यूनिट्स लिए, पैसा नहीं लिया, एडिशनल यूनिट्स लिए। तो इसको 8 रुपये 65 पैसे से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके एडिशनल यूनिट्स कुछ आ जाते हैं 46.82। ये मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर ले लेता हूँ तो अपने आप ही मामला सॉल्व हो जाएगा।
तो हमने एडिशनल यूनिट्स खरीदे, यही 405 रुपये 8 रुपये 65 पैसे 65 पैसे के हिसाब से री इन्वेस्ट कर दिया, तो हमें एडिशनल यूनिट्स मिल गए। अब इस पॉइंट के आगे से हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 300 पहले के, 46.82 अभी के, यानी कि जब हम साल के अंत में पहुंचे तो हमारे पास 346.82 यूनिट्स थे। बराबर। और अब अगर हम देखें तो हमारे टोटल यूनिट्स की वैल्यू उस दिन 346.82 इंटू 9.45 होगी सर। वो आती है 3277। 346.82 इंटू 9.45 3277। तो आपकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो है 3277। ये कैसे निकाला सर आपने? NAV1 यानी कि उस दिन की नेट एसेट वैल्यू को उस दिन के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा। आपके जेब में कैश का जो फ्लो है वो आप अब मुझे एक्सप्लेन करो। स्टार्टिंग में आपके इतने पैसे गए, मानते हो बात को? मान लिया, चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपके इतने पैसे गए, बताओ आपके जेब में 405 रुपये आए क्या? नहीं आए सर। मैं आपको फिर से यही बोल रहा हूँ, 405 आपके पास आए ही नहीं। म्यूचुअल फंड ने बोला कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन आप री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कर रहे हो। री इन्वेस्टमेंट यानी कि ये मिल के वापस देने जैसा हो गया, तो हम बोलेंगे आया ही नहीं हमारे पास में, जेब में रहा थोड़ी उस दिन हमारे पास। तो 405 रुपये आए, 405 रुपये गए, एक तरह से कुछ भी कैश फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो आया वो था सिर्फ यूनिट्स, वो तो हमने यहाँ भी ले लिया। तो कैश का अगर फ्लो देखें तो सिर्फ दो जगह पे होगा सर। यहाँ पे हमने खरीदा तो इतने पैसे दिए, यहाँ हमको इतने पैसे वापस मिले, बीच में कुछ भी कैश का फ्लो नहीं हुआ। ध्यान देना, ये जितना भी यहाँ पे मामला हुआ है इसमें कैश फ्लो, हमारे जेब में ना पैसा आया ना हमारे जेब से पैसा गया, नेट में आया गया खत्म, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको रिटर्न निकालना है तो आप एक इन्वेस्टर के एंगल से देखो, मैंने दिया इतना मिला इतना, तो बस मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस से मतलब है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस से मतलब है 3277 मिला, 2625 दिया, डिवाइडेड बाय 2625, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो री इन्वेस्टमेंट के केस में ध्यान देना, री इन्वेस्टमेंट जब होता है तब डिविडेंड और कैपिटल गेन की यहां पे अमाउंट लेके कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो आपके हाथ में आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो रिटर्न बनता ही नहीं है वो आपका। क्या डिविडेंड और कैपिटल गेन को रिटर्न में कंसिडर करोगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि उसके बदले यूनिट्स मिल गए। तो अब ध्यान देना, हम कैसे रिटर्न निकालेंगे री इन्वेस्टमेंट के केस में? होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट किसका सर? डिविडेंड एंड कैपिटल गेन का। तो ध्यान देना बहुत सिंपल सा है, मैं पहले आंसर निकालता हूँ। आपको आप अगर आखिरी में बेच दोगे तो 3,277 यानी 3277 मिलेंगे, और 2625 आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2625। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, ध्यान देना, रिटर्न ही निकाल रहे हो, रिटर्न न्यूमरेटर में लोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका रिटर्न है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो वो आता है, रुको, 3277 डिवाइडेड 24.84%। देखो, क्या आपका री इन्वेस्टमेंट के केस में रिटर्न ज़्यादा आता है? यस सर, हमेशा री इन्वेस्टमेंट के केस में रिटर्न आपका ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। इससे फॉर्मूला बना सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बना सकते हैं। 3277 कैसे निकला? NAV1 मल्टीप्लाइड बाय N1 माइनस NAV0 मल्टीप्लाइड बाय N0 डिवाइडेड बाय NAV0 मल्टीप्लाइड बाय N0। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। मैं आपको फॉर्मूला बुक दिखा देता हूँ, फॉर्मूला बुक लेके बैठना। अब अगर आप फॉर्मूला बुक में आओगे तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है करेक्शन। सबसे पहले तो आपने अभी ये फॉर्मूला सीख लिया,
होल्डिंग पीरियड रिटर्न में NAV1 माइनस NAV0 प्लस कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय NAV0 नॉर्मल केस में। दूसरा, इन केस ऑफ री इन्वेस्टेड, इन केस द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स आर री इन्वेस्टेड, तो आप क्या लोगे, N1 इंटू NAV1 माइनस, ये जो साइन है ना यहाँ पे, ये प्लस गलती से हुआ है यहाँ पे लिखने में, यहाँ साइन माइनस का होना चाहिए, माइनस NAV0 इंटू N0। तो आप फॉर्मूला मत याद करो, ये याद करो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि आखिरी में कितने यूनिट्स थे और उसकी NAV कितनी थी, तो ये आखिरी में हमें पैसा जो मिलेगा वो है, और स्टार्टिंग में जो हमने पैसा डाला उसको कैसे निकालोगे कि कितने यूनिट्स थे और क्या प्राइस पे थी, डिवाइडेड बाय वापस वही चीज़ जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो ये एक करेक्शन भी कर लो फॉर्मूला बुक में। और क्या कहते हैं, ये दो फॉर्मूले हमारे हुए कंप्लीट। अब देखो, आपको ये एक फार्मूला सीखना है, आगे जाके हम कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट वैल्यू का। इसके बाद ये वाला भी एक फार्मूले का प्रॉपर लॉजिक में बताऊंगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और क्या फार्मूला है, एक्सपेंसेस का भी देखेंगे, पब्लिक ऑफर प्राइस का भी देखेंगे, रिडम्पशन प्राइस का भी देखेंगे, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, ये तो उसी से निकला। ये भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एकदम आखिरी में देखेंगे। इस पे आज सच कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, बट ये भी हम देख लेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा हम उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम क्या कहते हैं, डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए सर। तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये थोड़ा होमवर्क ले लो, एग्जैक्टली सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, इसलिए वापस अब लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी आसान है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और इसमें थोड़ा सीखने भी मिलेगा। द NAV ऑफ पर यूनिट ऑफ XYZ म्यूचुअल फंड एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। मैंने आपको बताया था 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, एक तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आज जितने भी यूनिट्स होंगे, लेट से 1 करोड़ यूनिट्स उसने इशू करके रखे, कल वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, बोलेंगे कि हमें भी आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट चाहिए, तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वो बढ़ते जाएंगे। लोग आएंगे बोलेंगे कि हमें बेचना है, तो वो कम होते जाएंगे। बट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एक फिक्स होता है, उतने टाइम में भी आपको खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, तो उसकी NAV आपको दी है 28 रुपीज़ की 1 जनवरी 2014। अब जो 31 दिसंबर 2014 यानी कि 1 साल हो गया। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भी 2 अलग अलग डेट्स आती है ना, तो जब भी दूसरी डेट के बारे में आपको जानकारी मिलती है, सबसे पहले वहीं रुक के डिस्टेंस यानी कि टाइम गैप पता कर लिया करो, दोनों में कितना है, 1 साल का है। तो 1 साल में वो 28 रुपीज़ जो है वो हो गए 28.80। ऑन द सेम डेट यूनिट वॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। ध्यान देना, आपको दिख तो रहा है। अब एक चीज़ का प्रैक्टिकल में आपको बात बताता हूँ, NAV फाइनल अमाउंट नहीं होती जिस पे ख़रीदा बेचा जाता है, उसमें एंट्री लोड, एग्ज़िट लोड, ये सारे चार्जेस भी लगते हैं। और उसके बाद जिस प्राइस पे आप ख़रीदते हो उसे पब्लिक ऑफर प्राइस कहा जाता है, और जिस प्राइस पे आप बेचते हो उसे रिडम्पशन प्राइस कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना क्या हो रहा है। ऑन द सेम डेट यूनिट वॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, यानी कि ये है 3% प्रीमियम पे मार्केट में बिक रहा है। इसके ऊपर आपको 3% और ऐड करना पड़ेगा अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो। ये 31 दिसंबर 2014 की बात चल रही है। बट 1 जनवरी 2014 को वो डिस्काउंट में चल रहा था 5% के। अब XYZ ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, XYZ कौन है सर, एक म्यूचुअल फंड है। 2.80 रुपये का इनकम और कैपिटल गेन, एक ही अमाउंट में उन्होंने डिविडेंड और कैपिटल गेन के बारे में जानकारी दे दी। अब आपको कंप्यूट करना है रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का इन्वेस्टर के लिए रिटर्न कितना है। ठीक है, कोई भी री इन्वेस्टमेंट हुआ ऐसा दिख रहा है क्या पूरे क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा ना, तो विदाउट री इन्वेस्टमेंट वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बट उसके पहले एक चीज़ की बारे में समझ लो, यहाँ आपकी NAV जो रहेगी उसे NAV0 कहेंगे, यहाँ जो NAV रहेगी उसे NAV1 कहेंगे। अब यहाँ आपकी NAV थी 28 और यहाँ NAV है 28.80, लेकिन ये मार्केट प्राइस नहीं है, इस प्राइस पे आप नहीं खरीद सकते। NAV यहाँ पे कितना परसेंट, 5% डिस्काउंट पे चल रही थी, और यहाँ पे 3% प्रीमियम पे चल रही थी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगी वो बन जाएगी हमारी मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस, जिस पे हम खरीदेंगे और बेचेंगे। बस आपका इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ये 5% का डिस्काउंट एडजस्ट करना है जो हो जाता है 26 रुपये 60 पैसे, और 3% का प्रीमियम ऐड करना है जो कि हो जाता है 29.66। बस कहानी ख़त्म। ये आपकी 2 NAV आ गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकालोगे वो आपका हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके अलावा डिविडेंड और गेन जो है, कैपिटल गेन, वो एक ही अमाउंट में दे दिया, तो 2 रुपये 80 पैसे ये वाले डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के 2 रुपये 80 पैसे, और कैपिटल एप्रिसिएशन के 3 रुपये 6 पैसे। टोटल कितना आपका प्रॉफिट होता है? 5 रुपीज़ 86 पैसा ऑन 26.60, क्योंकि आपने खरीदते समय उतना ही अमाउंट दिया था। इन्वेस्टमेंट आपके लिए 28 रुपीज़ का नहीं कहलाया जाएगा सर। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न निकाल रहे हो तो रिटर्न सिर्फ उसी पे निकाला जाता है जो आपने इन्वेस्ट किया। 26 रुपये 60 पैसे में आपने एक यूनिट खरीदा, उसके बाद आपको 2 रुपये 80 पैसे का कैपिटल गेन हुआ डिविडेंड, और 29.66 में आपने उसे बेच दिया, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपको मिला वो 3 रुपीज़ 6 पैसे का मिला। तो ध्यान देना, ये 3 रुपये 6 पैसे और 2 रुपये 80 पैसे 26.60 पे कैलकुलेट होंगे। रिटर्न का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बदलेगा। जो आपने पे किया वो आपका इन्वेस्टमेंट बनता है, इसलिए उतना ही अमाउंट आप डिनोमिनेटर में लोगे, बाकी का ऊपर। ठीक है सर, ये क्वेश्चन MTP सितंबर 15 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे समझानी है, जहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। फॉलोइंग, ये रिवर्स कैलकुलेशन है। रिटर्न आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी पिछले 3 क्वेश्चन से आप क्या करते आ रहे हो, 3-4 क्वेश्चन से, कि रिटर्न निकालना है। अब रिटर्न दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टडी म्यूचुअल फंड स्कीम। असेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि हम इसे NAV 0 कह दें। फिर साल भर का उन्होंने रिटर्न दिया है 15%। डिस्ट्रीब्यूशंस मेड इन द नेचर ऑफ इनकम, यानी कि ये डिविडेंड और कैपिटल गेन, एंड 0.32 कैपिटल गेन। थोड़ा सा बस करेक्शन कर लो प्रिंटिंग में। ठीक है, तो इतना आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन भी आ गया, रिटर्न भी दे दिया। अब आपको क्या निकालने बोला है? मंथ एंड की NAV। आपको इस क्वेश्चन में NAV 1 निकालना है सर। अभी तक तो दिया हुआ होता था। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। आपका फॉर्मूला सेम है। री इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है क्या? ये नहीं है, यानी कि विदाउट री इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न आप यहाँ ले लो, इज इक्वल टू आप लोगे NAV 1 माइनस NAV 0, जिससे कैपिटल एप्रिसिएशन पता चल जाता है। यहाँ डिविडेंड, यहाँ कैपिटल गेन, और यहाँ पे NAV 0। देखो अब मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, आप यहाँ पे रख लो 15%, यानी कि 0.15। NAV 1 जो है वो आपने यहाँ निकालना है। NAV 0 आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 65.78 प्लस डिविडेंड आपका दिया हुआ है 50 पैसे और 32 पैसे। ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान दो थोड़ा सा, अभी बाद में दिमाग चलाना। डिवाइडेड बाय 65.78। क्या ये इक्वेशन सही है? बिल्कुल गलत है सर। आपने एक चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वही जगह है जहां पे बच्चा गलती करेगा। ये क्वेश्चन का पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आएगा तो उसे लगेगा कि मैंने तो ये क्वेश्चन पूरा सही किया था, तो 4 मार्क्स को वो ऐड करते हुए अपने घर पे कैलकुलेशन करेगा कि मैं तो पास हो जाऊंगा। बट जब आपके मार्क्स आएंगे तो आपको उतने मार्क्स कम मिलेंगे, और आप बोलोगे कि यार ये ऐसा क्या हो गया जो मुझे कम मार्क्स मिले। फिर आप स्कैन कॉपी मंगाओगे, स्कैन कॉपी मंगाने के बाद देखोगे और पता चलेगा, ओ माई गॉड, ये तो सिली मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक करी? पहली बात तो, अब सर इतनी स्टोरी बता दी, अब सिली मिस्टेक पे बात करते हैं। आपने यहाँ पे जो लिखा वो 15% ही गलत था। क्वेश्चन में आपने शायद थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जो रिटर्न दिया हुआ था वो था एनुअलाइज्ड रिटर्न, और उसके बाद जो आपको निकालने बोला गया था वो मंथ एंड NAV निकाला बोला। एक ही महीने के एंड की NAV निकालना है, साल भर का रिटर्न कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो अगर मंथ एंड NAV निकालना है तो सबसे पहले तो इसे एक महीने में कन्वर्ट करो, सीधा और सिंपल। सिर्फ 12 से डिवाइड कर दो तो एक महीने का रिटर्न नहीं जाएगा। साल भर का रिटर्न है, एक महीने का निकाल लो तो, और अब सॉल्व करो, आपका NAV 1 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आता है 65.78। क्यों आता है एग्जैक्ट?
क्योंकि आपका जो टोटल डिविडेंड और कैपिटल गेन है ना, वही इतना रिटर्न हो जाता है जहाँ जो इतना यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 0.15 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो वो आएगा 0.0125, यानी 1.25% पर मंथ। तो जो डिविडेंड और कैपिटल गेन की टोटल देखोगे आप, डिवाइडेड बाय ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो 1.25 ही आती है। इसका मतलब सारा का सारा रिटर्न किसने कंट्रीब्यूट करा? डिविडेंड और कैपिटल गेन ने। इसके अलावा कोई और रिटर्न कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? नहीं सर। तो NAV1 माइनस NAV0 कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि वो कोई रिटर्न कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। 65.78 क्या कहेंगे हम? कमेंट करने बोला है दूसरे क्वेश्चन में, देयर इज़ नो चेंज इन द NAV, क्योंकि ओपनिंग भी 65.78 थी, क्लोजिंग भी 65.78 है। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है सर। अब एक नई चीज़ सीखते हैं जो कि है फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। यहाँ आपको थोड़ा मस्त दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए देखो सर, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट देख ले, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देख ले, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना वैल्यूज रख के, तो 2 मिनट का खेल रहेगा। चलो ये देखो, अब मान लो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10,000 रुपये हैं आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड में। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे ना एंट्री लोड लगाया जाता है, यानी कि एक चार्ज आप पे लगाया जाता है जो आपको पे करना होता है। मैं थोड़ा सा उसका साइज़ कम कर लेता हूँ। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो है 10,000 रुपये, और आपको जो एंट्री लोड इस पे देना पड़ रहा है, लेट्स से वो है 200 रुपये, जो कि आता है तकरीबन 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अब आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा ना मार्केट में, वो होगा सर 9,800 रुपये। ठीक है। और उस दिन उस म्यूचुअल फंड की NAV जो चल रही है, वो आप मान लो कि NAV चल रही है 10 रुपये की। अगर NAV 10 रुपये की चल रही है तो आपके हाथ में कितने यूनिट्स आएंगे सर? आपके हाथ में जो यूनिट्स आएंगे वो है 980। मैं सही बोल रहा हूँ? 9,800 इन्वेस्ट होगा 10 रुपये के रेट से, तो आपको 980 यूनिट्स मिलेंगे। अब यही 980 यूनिट्स जो आपको हाथ में मिले हैं, उसके लिए तो आपने 10,000 रुपये दिए। आपके जेब से जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो तो सर 10,000 का हो गया ना। तो आपके लिए जो प्राइस कैलकुलेट की जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जो आपकी प्राइस रहेगी, वो होगी 10,000 डिवाइडेड बाय 980। सही बोल रहा हूँ? आपको क्या लेना देना एंट्री लोड कोई कितना चार्ज कर रहा है? मेरा तो इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, मुझे तो रिटर्न चाहिए 10,000 पे। तो आप 10,000 डिवाइडेड बाय 980 जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एक प्राइस मिलेगी 10.204। ये हो गई आपकी पब्लिक ऑफर प्राइस। इसे कहा जाता है सर पब्लिक ऑफर प्राइस। ये पब्लिक ऑफर प्राइस और कुछ नहीं है, इसमें से जब आप एंट्री लोड 0.204 का माइनस करोगे तो आपका 10 रुपये का NAV आ जाएगा, नेट असेट वैल्यू। तो आपने देखा NAV 10 रुपये का कैसा आता है? पब्लिक ऑफर प्राइस में से एंट्री लोड माइनस करने के बाद 10 रुपये आता है। ये पर यूनिट का खेल हो गया। ये टोटल खेल है 10,000 माइनस 2%, तो 9,800। ठीक है सर। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया क्या? ये है आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस ऑफ एवरी यूनिट। NAV तो यूनिट की प्राइस थी, लेकिन 10 रुपये आपको नहीं पे करना, आपको उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट एंट्री लोड। बट आपसे ऊपर से पैसा नहीं मांगा जाता। जो जितना भी आप पैसा देते हो उसमें से काट के जो बचता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट में। तो जैसे आप मुझे 10,000 दे दो, मैं 200 रुपये मेरे जेब में रख लूँगा और 9,800 मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। आपको 9,800 आपका पैसा जाएगा 10 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, तो 980 यूनिट आपको मिलेंगे। तो मेरे लिए तो ठीक है, इतना हो गया 200 रुपये, लेकिन आप तो अपने एंगल से देखोगे। आपने 10,000 दिया, 980 यूनिट मिले, तो आपके लिए तो पर यूनिट प्राइस 10.204 हुई। अब इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। सिंपल सा तरीका है। आपको इतना समझ में आया क्या कि पब्लिक ऑफर प्राइस, ठीक है, माइनस फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू NAV। या फिर दूसरा तरीका अगर आपको समझना है तो पब्लिक ऑफर प्राइस और NAV के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है फ्रंट एंड लोड। ठीक है। अब इसी फ्रंट एंड लोड को, जो कि अभी रुपीज़ में है, इसे हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहे, अभी रुपीज़ में कैसे है देखो, 10.204 माइनस 10 इज इक्वल टू 0.204।
इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, बस इसी चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे सर, ध्यान देना, ये जो एंट्री लोड है ये किस पे चार्ज किया गया था, 9800 पे कि इन्वेस्टमेंट पे? ये चार्ज किया गया था इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, जिसकी इक्विवेलेंट प्राइस है 10.204। तो एंट्री लोड भी पीओपी यानी कि पब्लिक ऑफर प्राइस पे चार्ज किया जाएगा। तो जब भी आप एंट्री लोड का परसेंटेज निकालोगे वो निकालोगे पब्लिक ऑफर प्राइस पे, ना कि एनएवी पे। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, मैं परसेंटेज में निकालना है तो पीओपी माइनस एनएवी यानी कि फ्रंट एंड लोड की अमाउंट डिवाइडेड बाय पीओपी कर देता हूँ। क्या इससे मेरा आंसर फ्रंट एंड लोड का परसेंटेज में आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया, न्यूमरेटर में क्या है, फ्रंट एंड लोड रुपीज़ में डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस, इस पे निकाली जाएगी। और ये तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि 10,000 पे 2% लगता है, जितना आप पैसा दोगे उस पे काटा जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसको इलैबोरेट कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, पीओपी बाय पीओपी, ये जो डिनोमिनेटर में पीओपी है वो मैं दोनों में बांट सकता हूँ मैथमेटिकली, माइनस एनएवी बाय पीओपी इज इक्वल टू फ्रंट एंड लोड। अब आप, ये हो गया आपका 1 माइनस एनएवी बाय पीओपी इज इक्वल टू फ्रंट एंड लोड। ये फ्रंट एंड लोड को आप इधर लेके आ जाओ, एनएवी पीओपी को उधर ले जाओ, तो पॉजिटिव का इधर निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, और ये इधर निगेटिव का चला जाएगा पॉजिटिव, तो एनएवी डिवाइडेड बाय पीओपी। पीओपी को वापस ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, और पूरे लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ इधर में। तो क्या हम पीओपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस सर, इट इज़ नथिंग बट एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या? और अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं भी रखना ना, देखो ये फॉर्मूला भले ही इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया तो मैंने आपको यहाँ तक डिराइव करके दिया कि ये कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये याद करने में डिफ़िकल्ट जाएगा। कभी भी अगर आपको पूछा जाता है तो ये सिंपल सी चीज़ याद रखो, पीओपी माइनस एनएवी यानी कि फ्रंट एंड लोड रुपीज़ में रख लो न्यूमरेटर में, पीओपी नीचे में रख लो, इज इक्वल टू फ्रंट एंड लोड इन परसेंटेज। इसमें भी रखोगे और कुछ भी निकालना पड़े, एनएवी निकालना हो तो भी निकाल सकते हो, पीओपी निकालना है तो भी निकाल सकते हो, फ्रंट एंड लोड निकालना है तो भी निकाल सकते हो इससे, ठीक है। तो मेरे लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर मेरे को कहानी सिंपल रखनी है तो मैं हमेशा यही फार्मूला याद रखूँगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अब ये फार्मूला दिया है तो हमने वहाँ तक डेरिवेशन भी देख लिया। आर यू ओके विद दिस फार्मूला? ठीक है, अब हम बैक एंड लोड की बात करते हैं सर, थोड़ा ध्यान देना। अब क्या हुआ, आपने 980 यूनिट तो ख़रीद लिए थे 10 रुपये के रेट से, जिसमें एंट्री लोड इतना लगा, तो 10.204 आपका टोटल आपको पे करना पड़ा। तो प्रैक्टिकली आपने इतना ही पे किया, जिसमें से ये कट गया, तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आपको 980 यूनिट आप बेचना चाहते हो मान लो, और बेचने के टाइम की एनएवी भी हम ले लेते हैं सेम, कैलकुलेशन सेम रहेंगे ना, मतलब दिक्कत नहीं जाएगी उसमें, ठीक है। तो मान लो बेचने के टाइम पे भी एनएवी आपकी 10 रुपये, बेचने के टाइम पे एनएवी आपकी 10 रुपये, तो टोटल कितना हो गया सर? 9,800। मानते हो इस बात को? पर क्या आपको 9,800 टोटल आपके हाथ में आ जाएंगे? नहीं सर, इसमें से एग्जिट लोड माइनस होगा। अब मान के चलिए कि एग्जिट लोड आपका है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि 196 रुपीज़ ले लो। अब क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊँगा, बट फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि आपका एग्जिट लोड है 196 रुपीज़ का। तो आपके हाथ में कितना आएगा सर? 9,800 माइनस 196, तो आपके हाथ में कितना आ रहा है? 9,604 रुपये। इसे कहा जाता है रिडम्शन वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है रिडम्शन की। जैसे इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते थे, वैसे ही इसे हम रिडम्शन वैल्यू कहेंगे, जो हमारे हाथ में आ रही है प्राइस 9,604। लेकिन आप अपने एंगल से देखो, इन्वेस्टर के एंगल से देखो, आपको 980 यूनिट आपने जो बेचे, 980 यूनिट जो आपने बेचे, उसके बदले में कितना मिला? 9,604 मिला। यानी कि आपको कितनी प्राइस पड़ी रिडम्शन की? हर यूनिट आपका कितने में एक्चुअल में बिका? 9,604 डिवाइडेड बाय 980, यानी कि 9 रुपये 80 पैसे, यानी कि 9 रुपये 80 पैसे में आपका हर एक यूनिट बिका है।
ये कैसे कैलकुलेट करा सर 9 रुपये 80 पैसे? 9604 डिवाइडेड बाई 980। ठीक है, एक काम मैं और करता हूँ, क्योंकि बाद में अगर आप ये पॉइंट देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हुआ। 10,000 डिवाइडेड बाई 980, और ये थोड़ा या तो हम ऊपर ले ले या तो नीचे ले लेंगे। ठीक है, और ये वाला कैलकुलेशन कैसे हुआ है? 9604 डिवाइडेड बाई 980। आप अपने एंगल से देखो ना, आपके जेब से इतने पैसे गए थे और इतने यूनिट मिले थे, तो आपको तो यही दो ही चीज़ें मैटर करती है। तो आपकी पब्लिक ऑफर प्राइस आ गई 10.204 की, आपका एक्चुअल में कॉस्टिंग इतनी पड़ी है। और जब आपने बेचा 980 यूनिट को, तो आपके हाथ में 9,604 रुपये आए। तो आपके लिए तो जो रिडम्शन की प्राइस हो गई वो आएगी 9 रुपये 80 पैसे। इसे हम क्या कहेंगे सर? रिडम्शन प्राइस। ये था पब्लिक ऑफर प्राइस, इसे कहेंगे हम रिडम्शन प्राइस। तो क्या अब हम रिडम्शन प्राइस निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा, और इसमें एग्जिट लोड कितना हो गया? 20 पैसे का। 10 रुपये में से 20 पैसे चले गए। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे कैलकुलेशन होता है। ये भी वही पार्ट बन गया आपका कि आपकी रिडम्शन की वैल्यू कैसे आई है। आप यहाँ पे देख लो, खुद ही देख लो, रिडम्शन की जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है आपकी। या फिर आप अगर ये देखोगे तो NAV माइनस आपका एग्जिट लोड हुआ तो आपका रिडम्शन प्राइस मिला। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि NAV माइनस रिडम्शन प्राइस इज इक्वल टू बैक एंड लोड। आप उसको एग्जिट लोड की जगह फ़िलहाल बैक एंड लोड लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, बैक एंड लोड। तो बैक एंड लोड हो गया। कैसे निकाला ध्यान देना ना, फॉर्मूला सही है कि नहीं। 10 रुपये की NAV थी, 9 रुपये 80 पैसे का आपका रिडम्शन प्राइस था, यानी कि आपको पता चल गया कि 20 पैसे का मुझे एग्जिट लोड लगा है, बैक एंड लोड लगा है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। ये तो आपको पता है बैक एंड लोड जो है वो रुपीज़ में है, जैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया था उसको भी करेंगे। तो आप देखो, न्यूमरेटर में रख लो बैक एंड लोड। अब आप बताओ डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? NAV रखोगे कि रिडम्शन प्राइस रखोगे? सर देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। 200 रुपये लगा था इन्वेस्टमेंट पे, तो हमने इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में रखा यहाँ पे, यानी कि POP। अब ये जो 196 है ये लग रहा है 9,800 पे, तो हम NAV को रखेंगे डिनोमिनेटर में। बिल्कुल गलत, ये 196 इस पे लगता ही नहीं है। ध्यान देना, इस पे नहीं लगेगा सर आपका बैक एंड लोड, आपका लगेगा इस पे जो आपको मिलने वाला है हाथ में, उस पे लगेगा, रिडम्शन प्राइस पे, जो आपके लिए मैटर करता है। तो रिडम्शन प्राइस विल बी द बेसिस। ध्यान रखना एक चीज़ का, रिडम्शन प्राइस विल बी द बेसिस इन दिस केस। सिंपल, जैसे POP इसमें बेसिस था उसमें रिडम्शन प्राइस है, यानी कि दोनों केस में एक चीज़ क्लियर हो गई अगर याद रखना है तो, कि NAV बेसिस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? बैक एंड लोड आ जाएगा आपका परसेंटेज में। तो अब हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। NAV डिवाइडेड बाय रिडम्शन प्राइस माइनस रिडम्शन प्राइस डिवाइडेड बाय रिडम्शन प्राइस इज इक्वल टू बैक एंड लोड इन परसेंटेज। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? NAV डिवाइडेड बाय रिडम्शन प्राइस माइनस 1 इज इक्वल टू बैक एंड लोड। अब ये उधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, तो क्या मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? ठीक है, NAV डिवाइडेड बाय रिडम्शन प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस बैक एंड लोड। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब आप रिडम्शन प्राइस को उधर भेज दो, 1 प्लस बैक एंड लोड को इधर ले लो, तो वो ऐसा दिखेगा, रिडम्शन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। यहाँ क्या था? 1 माइनस फ्रंट एंड लोड था, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस बैक एंड लोड है। बस कहानी ख़त्म। मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो तो वो ज़्यादा इजी जाएगा। ऊपर वाला सिलेबस में ये दिया हुआ है आपको, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है फार्मूला देख के। इससे ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, फार्मूला देख के क्यों हो रहा है वो नहीं पता चलता, यहाँ से पता भी चलता है। तो ये फार्मूला याद रखने के लिए भी आसान है और कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए भी आसान है।
तो ये रहे सर आपके दो फॉर्मूले, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड के। इसी के साथ आइए सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने खुद ही सॉल्व कर लिया है। देखो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें अगर आप फ्रंट एंड लोड परसेंटेज में निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, 0.204 डिवाइडेड बाई POP कितना था, 10.204 करके देखो, तो वो आपका एग्जैक्ट आता है 2%। यानी आपका फ्रंट एंड लोड का परसेंटेज क्या था, 2 का। और अगर आप यहाँ पे करके देखोगे तो NAV और उसके बीच का डिफरेंस 0.20 डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस थी 9 रुपये 80 पैसे, इंटू 100 करोगे तो वो आता है आपका 2.04%। सो 2% आपका था पब्लिक ऑफर प्राइस और रिडम्पशन बैक एंड लोड जो है आपका, सॉरी 2% आपका फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड है आपका 2.04%। दीज आर द फाइनल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन एज वेल। जो क्वेश्चन हमने देखा ना उसमें एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ यूज़ हुई है। आइए देखते हैं, ध्यान देना। आपको जो NAV दी हुई है वो है 10 की, POP आपको दिया हुआ है 10 रुपये 200 10.204 का, और रिडम्पशन प्राइस आपको दी है 9 रुपये 80 पैसे की। फ्रंट एंड लोड निकालने बोला, तो फ्रंट एंड लोड 2% आ गया, बैक एंड लोड 2.04% आ गया, एग्जैक्टली जैसे अभी हमने करा। फॉर्मूले में अब आंसर रख लो, ये समझ में आया। POP अगर है तो 1 माइनस होएगा फ्रंट एंड लोड, और रिडम्पशन प्राइस है तो 1 प्लस होएगा बैक एंड लोड। ये चीज़ का बस थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब आगे बढ़े क्वेश्चन में। अब तो कुछ बचा ही नहीं, एग्जैक्टली जो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया, मैंने वैल्यूज़ ही कुछ इस तरह से ली यहाँ पे कि क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व हो गया और आपका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी इंस्टीट्यूट ने दिया है, जहाँ पे ध्यान देना, अब आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो जाती है। कंट्रोवर्सी क्या है सर? कंट्रोवर्सी ये है कि इंस्टीट्यूट ये बोल रही है कि अगर ऑल्टरनेटिवली आपको 10 रुपये पे ही निकालना है तो आप 10 रुपये यानी कि NAV को बेसिस ले सकते हो, बट दो आंसर कभी भी नहीं हो सकते। पता है, पहले मैं आपको इसका हिस्ट्री भी बताता हूँ क्या है एक्चुअल में। जब इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड लाया तो यही आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने क्वेश्चन खड़ा करना शुरू किया तो इंस्टीट्यूट बोली कि चलो ऐसे भी ले लो आंसर। तो इंस्टीट्यूट अपना कैसा है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज को ध्यान में रखते हुए पुराने आंसर को कभी गलत नहीं बोलेगी, अगर गलत होगा तो भी, बट अगर कुछ नया लग रहा है तो वो भी दे देगी। तो आप इस चीज़ को भी अगर बेसिस बनाओगे तो गलत नहीं है एक तरह से, बट एक ही चीज़ को फॉलो करो, दैट विल बी बेटर। ठीक है सर, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 में, ड्यूरिंग द ईयर 2017 एक इन्वेस्टर है जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में तो किया, जो कैपिटल गेन और डिविडेंड उसे मिला था वो है 3 रुपये का, ठीक है, दोनों मिला के 3 रुपये, जो उसने कर दिया भाई साहब ने री इन्वेस्टमेंट, मतलब री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये किस्सा है री इन्वेस्टेड वाला। तो री इन्वेस्टेड वाले फॉर्मूले के एंगल से हम थोड़ा बहुत सोचेंगे। एट द ईयर एंड NAV ऑफ 23.75। तो एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको क्या है, जो उसने इन्वेस्ट किया ना वापस, वो साल के अंत की NAV पे ही किया। जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाओगे, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था, तो वहाँ पे हमारी ये रहा साल के अंत की NAV या जो भी मंथ एंड की NAV थी वो 9.45 थी, और री इन्वेस्टमेंट वाली NAV 8.65 थी। इस क्वेश्चन में ये जितना भी पैसा हमें मिला है वो हमने री इन्वेस्ट किया है साल के अंत की यानी ईयर एंड NAV पे। तो एक आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन करने में। आगे, इन्वेस्टर हैड टोटल यूनिट्स ऑफ 26,750 एज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप देखो क्या हुआ, अगर आप इस तरह से देखना जाओ, ये है टाइमलाइन, तो उसने X यूनिट खरीदे होंगे NAV 0 पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो है ये ओपनिंग यूनिट्स है मेरे और ये ओपनिंग NAV है, ठीक है, ये मैंने खरीदा। इसके बाद में मेरे को कहीं तो आखिरी में ही 3 रुपये का, मैं अब इधर थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला। बट कितना मिला? 3 रुपये तो एक यूनिट पे हो गए, मुझे तो मिला होगा सर 3 इंटू X, 3X, इतना अमाउंट तो मुझे मिला होगा ना डिविडेंड और कैपिटल गेन, जितने यूनिट्स मेरे पास में है वो। ठीक है सर, अब ये मैंने री इन्वेस्ट कर दिया क्या रेट पे? 23.75 पे। ये मैंने 23.75 पे री इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जितना भी आंसर आएगा इसका वो क्या होगा? एडिशनल यूनिट्स जो आपको मिले हैं, तो वो एडिशनल यूनिट्स और ये X और वो एडिशनल यूनिट्स मिला के
कितना हो गया आपका साल के अंत में? 26,750। तो क्या हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली सर, हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 23.75 कर लो इज इक्वल टू 26,750। तो आपका ओपनिंग यूनिट्स निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, NAV जो है कितनी थी सर? NAV नहीं पता अब हमें। NAV जो यहाँ की है ना वो हमें पता है 23.75। ये NAV जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक गई, ये साल भर में अप्रिशिएट हुई है 18.75% से। यानी कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहे तो हम स्टार्टिंग की NAV को 1.1875 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.75 आ जाना चाहिए। इससे हमारी ओपनिंग NAV निकल जाएगी। ठीक है, एंड देयर वॉज एन एंट्री लोड ऑफ 0.05 एट द टाइम व्हेन द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो एंट्री लोड लगा था 5 पैसे का। 5 पैसे का एंट्री लोड लगा था, यानी कि हमें NAV 0 से 5 पैसे ज़्यादा देना पड़ा था। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा? पब्लिक ऑफर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, इतना हमने इन्वेस्टमेंट करा। अब पब्लिक ऑफर प्राइस कैसे निकालोगे? NAV में 0.0 कितना बोल रहे हैं वो, 5 पैसे ऐड कर दो। थोड़ा सा मैं ठीक से लिख लेता हूँ इस चीज़ को। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। इस NAV में आप अगर एंट्री लोड ऐड कर दोगे तो आपका पब्लिक ऑफर प्राइस बन जाएगा। इसको अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा कि इतना आपने इन्वेस्टमेंट करा। ध्यान देना, अब क्या हुआ, आपके पास इतने पैसे थे, ठीक है, ये पब्लिक ऑफर प्राइस थी, इस पे आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपको इतने यूनिट्स मिल गए। ये जो पब्लिक ऑफर प्राइस थी इसमें से 5 पैसे कट के NAV जो थी ना वो निकल जाती है, उस पे आपने इन्वेस्टमेंट करा था तो आपको इतने यूनिट्स मिले थे। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले बोलता है कि सर ओपनिंग NAV निकालो, फिर बोलता है ओपनिंग यूनिट्स निकालो कितने खरीदे, फिर बोलता है कि सर इन्वेस्टमेंट कितना किया वो निकालो। तो तीनों चीज़ें एक एक करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान देना, और सिंपल सा फॉर्मूला बनाओ, मतलब लॉजिक के साथ खेलना चाहिए हमने। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7 ही है ना, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर क्लोजिंग, पहला पॉइंट, NAV इज नथिंग बट ओपनिंग NAV इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1875। 18.75% से हमें ग्रोथ करनी है ना, तो ओपनिंग NAV इतने से बड़ी होगी तभी तो क्लोजिंग NAV आई है। तो 23.75 इज इक्वल टू NAV 0 इंटू 1.1875। अब ये 1.1875 उधर ले जाओ, आपकी NAV 0 आ जाएगी, 20 रुपीज़। पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, क्लोजिंग सेकंड पार्ट, यूनिट्स कैसे निकलेंगे सर? आपके पास जितने भी ओपनिंग यूनिट्स थे जिसे हम X बोलेंगे, प्लस एडिशनल यूनिट्स जो आपको री इन्वेस्टमेंट से मिले। अब इसको तो X बोल दिया, अब एडिशनल यूनिट्स में आपको 3 रुपये पर यूनिट डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला है तो 3x हो गया, और ये आपने री इन्वेस्टमेंट करा था 23.75 पे। इसको भी मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ कि एडिशनल यूनिट पहले तो बताओ कैसे आते हैं। जितना भी आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन आपने री इन्वेस्ट करा है उसको अगर उस दिन के NAV से डिवाइड कर दोगे री इन्वेस्टमेंट वाली से तो आपका एडिशनल यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो X प्लस डिविडेंड और कैपिटल गेन कितना मिला आपको? 3x जितना मिला होगा। एक यूनिट पे 3 तो X यूनिट पे 3x, और वो 23.75 पे आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका आंसर आएगा एडिशनल यूनिट, और वो होना चाहिए 26,750। एम आई राइट? 26,750। अब इससे हमारा X का फैक्टर निकल जाएगा, 23.75 ऊपर चला जाएगा, तो 26,750 इंटू 23.75 इज इक्वल टू 26.75 X आ जाएगा, क्योंकि उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, तो अब X इज इक्वल टू देखो क्या आता है, इंटू 23.75, तो 63
5313 डिवाइडेड बाय 26.75, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे 23750। ये ना एक्चुअल में 2.50 था, तो मैं एग्जैक्ट उतना ही लेता हूँ। तो आपको कितने यूनिट्स आपने स्टार्टिंग में खरीदे? 23,750 यूनिट आपने स्टार्टिंग में खरीदे थे। ये उसका आंसर निकल गया। अब तीसरा आंसर देखो, बहुत सिंपल। पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV जो थी आपकी प्लस एंट्री लोड। क्या बोल सकता हूँ मैं ऐसा? या आप अगर NAV इधर लाओगे तो पब्लिक ऑफर प्राइस माइनस NAV इज इक्वल टू एंट्री लोड। वही सीखा अभी हमने। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 0.05 यानी कि 20.05। अब आपके जो ओपनिंग यूनिट्स थे, हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स कितने हमने खरीदे, 23,750। तो ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो है 476187.50। तो ये आपका आंसर, ये तीनों आंसर आ गए। 20 रुपए की ओपनिंग NAV, 23,750 आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने खरीदे, और 4,76,187.50। सी कहाँ गया 23,750 यूनिट, ये 23,750 यूनिट, ठीक है। 20 रुपए की NAV, 23,750 यूनिट, और आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 476,187। ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, द इन्वेस्टर लॉस्ट हिज रिकॉर्ड्स एंड वांट्स टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एंड द एंट्री लोड इन द म्यूचुअल फंड। तो अच्छा, इन्होंने ये पूछा, मुझे लगा 3 ये चीज़ें पूछेंगे, बट अल्टीमेटली निकालना वही था। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा निकल गया इतना। एंट्री लोड कितना हो गया? सिंपल है सर, जितने यूनिट खरीदे उस पर 5 पैसे, तो 1187.50। ये इसके अंदर में इंक्लूडेड है 1187.50। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत गई सर इस क्वेश्चन को समझने में? बिल्कुल भी नहीं गई, आसान था ना। मतलब देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ये आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ, मैं पक्का बता रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए, इसका मतलब आपने बेसिक्स तो म्यूचुअल फंड के सारे सीख लिए कि NAV क्या होता है, स्टार्टिंग, ओपनिंग, यूनिट्स, एडिशन, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे वापस और एडिशनल मिलते हैं, बीच में जो डिविडेंड और कैपिटल गेन आता है उसको इन्वेस्ट करके। अब आता है सर आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा है, इसमें हम एक फॉर्मूला सीखेंगे। क्या है क्वेश्चन? थोड़ा सा मैं एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ और ये क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि अगले 3-4 क्वेश्चन उसी पे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपका होमवर्क चला जाएगा, 10 मैं लूँगा। तो 8, 9, 10 में से 2 क्वेश्चन हम लेंगे, एक आपको होमवर्क मिलेगा सर। आता हूँ एक ब्रेक के बाद। सो गाइज वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आइए सर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के पहले ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना। आओ, अब ध्यान देना। ये कौन है सर? ये है इन्वेस्टर, ठीक है। ये बंदा ना डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इक्विटी मार्केट में। ये है इक्विटी मार्केट, डायरेक्ट कर सकता है ये बंदा अगर चाहे तो। और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके सर 16% अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा सकता है, ठीक है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। कई बार क्या होता है, जैसे कि मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करूँगा, उसके बाद मार्केट में पैसा डालूँगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ और कहीं पे भी वो पैसा लगा रहा हूँ, जो 1 लाख रुपए मैं यहाँ लगाता, अगर वो मैं यहाँ म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं म्यूचुअल फंड से कितने रुपए एक्सपेक्ट करूँगा? चलो 100 रुपये ले लेते हैं ईजी बनाने के लिए क्वेश्चन को। 100 रुपये इक्विटी में डालता, मुझे 16 रुपये वहाँ से मिलते, तो क्या मुझे 16 रुपये यहाँ से मिलने चाहिए कम से कम? तो मेरे लिए बात बराबर होगी, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना क्या या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना का। एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया सर, देखो मैंने इनको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में से 5 रुपये 50 पैसे सर खर्चा हो गया। खर्चा किस बात का हो गया? इसको कहते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस।
क्या होता है जब भी म्यूचुअल फंड ये सब चीज़ें लेके आता है तो बैंकिंग चार्जेस, जो भी अपनी न्यू फंड ऑफर या एनएफओ या ये सब लाने वाली जो कंपनीज होती है, ये सब अपने कट भी तो रखती है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जितनी भी फर्म्स होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये अपना पैसा भी रखती है। तो ये सारा पैसा रेस करने के लिए म्यूचुअल फंड का खर्चा हो गया 5 रुपये 50 पैसे का। 100 रुपये का फंड रेस करने के लिए तो 100 रुपये में से ही 5 रुपये 50 पैसे दे दिए। अब म्यूचुअल फंड के पास में कितने पैसे बाकी है सर? 94 रुपीज़ 50 पैसा। ये इस पैसे का म्यूचुअल फंड क्या करेगी? इस पैसे को म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी, और वहीं कर रही है वो इन्वेस्टमेंट। 94.5 रुपीज़ म्यूचुअल फंड ने मार्केट में पैसा डाल दिया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब आप ध्यान देना, साल भर ख़त्म होने के बाद में इक्विटी मार्केट से कुछ रिटर्न आएगा यहाँ से। ठीक है सर, रिटर्न तो आएगा, बहुत बढ़िया बात है। इनका एक सर्कल नहीं बनाना होता इनसे। ठीक है, देखो इसी को हम यहाँ डुप्लीकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब रिटर्न हमें आएगा तो वो कितना आना चाहिए सर? कम से कम। अब कितना आना चाहिए इसकी कोई लिमिट थोड़ी सेट करता है। 100% आ जाए, 200% आ जाए, 500% आ जाए, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए? कम से कम इतना तो आए कि हमारे खर्चे निकल जाए। अब देखो, दो खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ जो म्यूचुअल फंड को ध्यान में रखने हैं। एक तो भैया, हम म्यूचुअल फंड जो है इनके पास पैसा किसने दिया? इन्वेस्टर ने दिया। तो इन्वेस्टर को भी तो वापस लौटाना पड़ेगा ना पैसा, और इन्वेस्टर को कम से कम कितने पैसे देने हैं हमने? 16 रुपये देने। 16 रुपये देने कम से कम, तभी ये इन्वेस्टर हमारे पास में पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ये इन्वेस्टर अगर कहीं और डायरेक्टली पैसा डाल के 16% कमा सकता था, तो उसको भी यहाँ से 16 रुपये वापस मिलने चाहिए। आप इसके एंगल से देखो, उसने 100 रुपये डाला, उसको कोई लेन देन नहीं है इन्वेस्टर को कि इनिशियल एक्सपेंस कितना है क्या नहीं है। 100 के बदले में उसको अगर 16 रुपये वापस मिल जाए, रुपये परसेंटेज नहीं, तो उसका परसेंट ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने 16 रुपये और उसको देने की ज़रूरत है, तो इतना तो म्यूचुअल फंड को कमाना पड़ेगा। 16 रुपये कहाँ से लाएगी म्यूचुअल फंड? मार्केट से लाएगी। कि लेकिन क्या सिर्फ इतना कमाने से म्यूचुअल फंड का हो जाएगा? म्यूचुअल फंड ने जहाँ अपना ऑफिस खोल रखा है, उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और जो प्रोफेशनल लोग बिठा के रखे हैं वहाँ पे, जो 24 घंटा साल भर मेहनत कर रहे थे इस इक्विटी पे रिटर्न लाने के लिए, क्या उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे? उनकी फीस नहीं देनी पड़ेगी? तो ये होता है सर रिकरिंग एक्सपेंस। तो म्यूचुअल फंड का भी अपना कुछ साल भर का खर्चा होगा, जिसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस बोलो, और मेजर कॉस्ट जो होती है वो है प्रोफेशनल फीस ऑफ द प्रोफेशनल्स हु आर सिटिंग देयर एंड वर्किंग हार्ड टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो वो मान के चलो कि सर तकरीबन हो रहा है 2% का। अब 2% का हो रहा है तो किस पे 2% लगाओगे? 100 पे लगाओगे कि 94.5 पे लगाएंगे? देखो, म्यूचुअल फंड तो सिर्फ 94.50 रुपीज़ को मैनेज कर रहा है ना साल भर। साल भर 100 रुपये को तो मैनेज नहीं कर रहा, पहले ही दिन 5 रुपये 50 पैसे कट के हाथ में आया है। तो जो साल भर मैनेज कर रहा है वो है 94.50, और उसके ऊपर अगर रिकरिंग एक्सपेंसेस 2% का होता है तो 94.5 पे 2% हो गया 1 रुपये। एक सेकंड ना, 94.5 पे 2% हो गया 1 रुपीज़ 89 पैसा। 2% की जगह 1.5% ले लो। अब इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा मैं क्या है। 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 1.5% लेते हो ना रिकरिंग एक्सपेंस, जो कि हो गया 94.50 इंटू 1.5%, विच कम्स टू 1.42 रुपीज़। यानी कि म्यूचुअल फंड को ये भी तो पैसा कमाने की ज़रूरत है। अब आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड ने स्टार्टिंग में जो 94.50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो म्यूचुअल फंड को टोटल मिला के 17 रुपीज़ 42 पैसा कमाने की ज़रूरत है कम से कम। दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम, दिस इज़ द मिनिमम दैट इट शुड अर्न इन अ ईयर। सो दैट इस पैसे से क्या होगा? 17 रुपये 42 पैसे से 1 रुपये 42 पैसे तो पहले म्यूचुअल फंड खुद रख लेगी अपने सारे खर्चे।
जो उसमें से निकालेगी, और 17.42 में से 1.42 माइनस कर दिया तो 16 रुपये बचेंगे, जो कि इन्वेस्टर का हिस्सा बनेगा। तो इन्वेस्टर भी खुश, आप भी खुश, सारा बराबर चलेगा। सो दिस इज द मिनिमम रिटर्न दैट म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इतना है, इन्वेस्टर का इतना था, म्यूचुअल फंड का इतना है। क्या हम एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट रिटर्न कमाने की जरूरत है? निकाल सकते हैं सर। ये देखो, इट्स वेरी सिंपल। रिटर्न रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू 17.42 डिवाइडेड बाय 94.50, 18.43%। जैसे ही वो अपने इन्वेस्टमेंट पे 18.43% कमाएगी, वो पैसा 17.42 रुपीज़ आएगा। इसमें से 1.42 म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगी और बाकी का बचा हुआ वो इन्वेस्टर को दे सकती है। मतलब उतना रिटर्न तो इन्वेस्टर का अपने आप एनएवी बढ़ने से हो जाएगा। इन्वेस्टर भी खुश, ये भी खुश, सब कुछ खुशी खुशी चल रही है यहाँ पे। अब हमें बनाना है फॉर्मूला रिटर्न रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें मैंने अज्यूम किया था 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो हर बार बदलती जाएगी, कोई 2,50,000 इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल वैल्यू जो म्यूचुअल फंड की होगी वो क्या पता कितना होगा। तो वो साइड में रख के सिर्फ ये जो इनिशियल एक्सपेंसेस है, ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और ये जो परसेंटेज है ये ध्यान में रखते हुए हमको म्यूचुअल फंड का ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो आइए सर निकालते हैं। देखो, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड, दो चीजें म्यूचुअल फंड को कवर करनी है अगर सिंपल भाषा में आप समझोगे तो। वो एक है सर इन्वेस्टर्स का रिटर्न, और दूसरा है सर रिकरिंग एक्सपेंसेस। राइट? अब एक चीज समझो, जो रिटर्न रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड है वो किस पे निकालेगी? 94.5 पे निकालेगी, बराबर है। और रिकरिंग एक्सपेंस भी हम ऑलरेडी 94.5 पे निकाल ही रहे। तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न है वो तो इन्वेस्टर अपने 100 पे निकालेगा, लेकिन हमको उसका रिटर्न भी 94.5 पे निकालना पड़ेगा ना। बेस तो सेम रखोगे हर जगह पे, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अभी मिटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब देखो क्या आता है कैलकुलेशन। इन्वेस्टर कितना रिटर्न चाहता है सर? 16% का रिटर्न चाहता है वो, 16% का रिटर्न, लेकिन वो 100 रुपये पे चाहता है। हमें 16 रुपये कमाने हैं इन्वेस्टर के लिए, कितने पे सर? 94 रुपीज़ 50 पैसे पे। रिकरिंग एक्सपेंस जो है 1 रुपये 42 पैसे, वो कितने पे होना चाहिए सर? 94 रुपीज़ 50 पैसे पे। तभी तो जाके इधर रिटर्न निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो ये मैं सही लिखा हूँ, परसेंटेज में अगर निकालना है तो ये हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। इसका तो आंसर आपका निकल जाएगा 0.0150, ठीक है, 1.5% जो आता है। अब यहाँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5.5, क्योंकि एक्चुअल में 94.50 तो ऐसा ही निकला ना, 100 माइनस 5.5 करके, ठीक है सर। अब एक और अगला स्टेप, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर। 16 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और 100 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ। 16 डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.0150, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आ गया 0.16 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखना क्या होगा। डिनोमिनेटर में मैं 100/100 लिख सकता हूँ, 100/100। ध्यान देना, चलो मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या एक स्टेप कम करने की सोच रहा था टाइम बचाने के लिए, पर मतलब नहीं बनेगा। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.0150। ध्यान देना। और अब आगे अगला स्टेप, 0.16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.055। सही लिख रहा हूँ ये? 5.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो
प्लस 0.0150 और आगे आ जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.16 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, 0.16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, क्योंकि 5.5% को अगर डेसिमल में ही लिखना है तो 100 से ही डिवाइड करके आप आराम से लिख सकते हो, तो वो इनिशियल एक्सपेंसेस ही तो हुए, ये आपके हो गए इनिशियल एक्सपेंसेस। 0.16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस 0.0150। आप अगर इसका आंसर भी निकालोगे तो वो आएगा आपका आंसर, मैं बताता हूँ कितना, 0.1843, 0.1843। अब अगर आपको आंसर पूरा 18.43 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कुछ आंसर इस तरह से दिखेगा, ध्यान देना। 16 जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.50 दिखेगा, परसेंट में आ गया ना, कन्वर्ट हो गया परसेंट में, तो ये भी क्या हो गया 18.43%, ये परसेंट, ये परसेंट। अब आप इसको लिख लो, 100 क्या था सर, इन्वेस्टर्स रिटर्न, 16 रुपए, 16% वॉज द इन्वेस्टर्स रिटर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस 1.5% क्या था सर, रिकरिंग एक्सपेंस। तो और क्या आ रहा था यहाँ पे, ये 18.43% म्यूचुअल फंड्स रिक्वायर्ड रिटर्न। आपका ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। तो अब अगर म्यूचुअल फंड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो क्या हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ध्यान देना कि जो भी इन्वेस्टर का रिटर्न है, जो भी वो चाहता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस करो। इसका मतलब समझो कि इन्वेस्टर का रिटर्न इतना कमाने की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड को, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास में जितना इन्वेस्टर ने दिया उतना पैसा नहीं है। तो इन्वेस्टर जितना चाहता है उतना हमें कमाना पड़ेगा इतने पैसे पे, 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस, जो कि आएगा 94.5। तो म्यूचुअल फंड को उतना ही पैसा 94.5 पे कमाना है, पूरे 100 पे नहीं मिलेगा उसे कमाने। तो ये जो पहला पार्ट है वो क्या आपको देगा कि इन्वेस्टर जितना चाहता है उतना हमारे पैसे पे, हमारे पास जितना पैसा है कमाने के लिए कितना परसेंट कमाना पड़ेगा। प्लस रिकरिंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी 94.5 पे ही है, इसलिए उसके नीचे और कुछ लिखा ही नहीं आपने, अदरवाइज बात सेम। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है। रिकरिंग एक्सपेंस अगर परसेंटेज में दिया है तो आप ऐसा लिखोगे सर, लेकिन अगर वो भी रुपीज़ में दिया रहता, ध्यान देना, अगर वो भी रुपीज़ में दिया रहता तो वो आप ऊपर रखते और नीचे 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस भी आएगा उस केस में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इन्वेस्टर का रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस रिकरिंग एक्सपेंस। तो अब देखो ये रहा, ये देखो ये है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। म्यूचुअल फंड का रिटर्न यानी कि R1 यानी कि इन्वेस्टर का रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस रिकरिंग एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला समझ आया कहाँ से आया कि जो म्यूचुअल फंड को कमाने की ज़रूरत है उसके ये दो हिस्से हैं, पहले तो इन्वेस्टर के लिए कमाना पड़ेगा और उसके बाद हमारे लिए कमाना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टर कमाना चाहता है वो 100 रुपये पे कमाना चाहता है, लेकिन हमारे पास तो 100 रुपये हाथ में आते ही नहीं है कभी भी, इसलिए हम वो रिटर्न 16 रुपये का 94.5 पे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस पे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कमाने की ज़रूरत है हमारे पैसों पे, उतना ही पैसा हमारे पैसों पे कितना कमाने की ज़रूरत है, तो परसेंटेज आपका ज़्यादा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। प्लस रिकरिंग एक्सपेंस 1.5 तो ऐसे ही ऐड कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी 94.5 पे ही हो रहा है। ये हमने वो 94.5 अलग से 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस क्यों लिया, क्योंकि 16 रुपये वो 100 पे कमाना चाहता है, तो जो उसका 16 का परसेंटेज है ये हमारे 94.5 पे अप्लीकेबल नहीं होता। अगर होता तो हम ये डिनोमिनेटर में कुछ लेते ही नहीं, सीधा 16 और 1.5 को टोटल कर देते, 17.5% आ जाता। लेकिन ये जो 16% और 1.5% है इसका बेसिस 100 है, इसका 94.5 है, ये इन्वेस्टर के एंगल से 16 है, ये हमारे एंगल से 1.5% है। बस इतनी सी कहानी है। क्वेश्चन देखो, अब आपको और समझ में आएगा मिस्टर। अब ये तो क्वेश्चन वही हो गया जो एग्जैक्टली मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया, 5.5% रिटर्न है 16% का और 1.5% का रिकरिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया सर, 18.43% म्यूचुअल फंड की कमाने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड।
मैंने क्यों आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था यार 2% मत लो 1.5% लो, यहाँ पे मैंने बोला था 2% मत लो 1.5 लो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ तो सेम क्वेश्चन से मैच कर रही थी सिवाय उसके एक, तो मैंने वो भी ले ली। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। टाइम सेविंग बोलते सर इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। सेम देखना, ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। अगर म्यूचुअल, दिमाग में बहुत सिंपल सी चीज रखो, म्यूचुअल फंड को कितना कमाने की जरूरत है, एक जिनसे पैसा लिया उसको देना चाहिए, और हमारा रिकरिंग एक्सपेंस, तो ये है इन्वेस्टर का पैसा, उसको उतना तो कमा के देंगे जितना वो कहीं और भी कमा सकता था, और यह है रिकरिंग एक्सपेंस जो हमें चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या लगेगा म्यूचुअल फंड को, ये मिनिमम रिटर्न है सर, इससे ज़्यादा आएगा तो बल्ले बल्ले है सबकी। ये लोग भी ज़्यादा पैसा लेंगे प्रोफेशनल फीस में इंसेंटिव के नाम से, और वो इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 16 से ज़्यादा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। मिस्टर एलेक्स एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और वो ना 15% का रिटर्न कमा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द इक्विटी शेयर। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 16% था, वैसे यहाँ पे 15% है, ठीक है। अब ही इज कंसिडरिंग कि वो जो रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड अनाउंस हुआ है उसमें पैसा डाले, डायरेक्ट ना डालते हुए। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वो अगर इधर डाल रहा है तो उसे 15% तो कम से कम चाहिए ना अपना, ठीक है। इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस आर 6% और रिकरिंग एक्सपेंसेस है 2% के, ठीक है। अब सबसे पहला वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन के ना 2 सब क्वेश्चन है। जो पहला वाला पार्ट है वो एग्जैक्ट सेम है जो आपने अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में देखा, तो ये हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मेरा मेन मुद्दा इस क्वेश्चन को लेने का है सेकंड वाला पार्ट। अगर सेकंड वाला पार्ट नहीं होता ना तो मैं आपको ये भी होमवर्क दे देता, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि कितना म्यूचुअल फंड ने कमाना चाहिए ताकि मिस्टर एलेक्स को अपना 15% मिल जाए। बट सिर्फ इतना नहीं, मिस्टर एलेक्स को अपना 15 मिल जाए और हमको हमारा 2% रिकरिंग एक्सपेंसेस भी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो ये है पहला वाला पार्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं ना। म्यूचुअल फंड की अर्निंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टर की अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस आपका रिकरिंग एक्सपेंस। तो इन्वेस्टर कितना कमाना चाहता है 15, 1 माइनस 0.06 कर देंगे नीचे में, प्लस ये कितना है 2%। अब आप इस चीज़ को एक बार समझो कि इन्वेस्टर जितना रिटर्न 15 हमें इतने पैसे पे ही कमाना है 94% वाले, क्योंकि 6 रुपये तो पहले से ही चला जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 0.94 प्लस 2, तो आंसर आता है 17.96। पहला वाला पार्ट आपका हो गया सॉल्व। ये तो कोई डिफ़िकल्ट बात थी ही नहीं, ठीक है। बात आती है सेकंड वाले पे, और कितना मज़ेदार है देखो, टाइम का जो फैक्टर लिया गया है यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये जो मिस्टर एलेक्स अपना डायरेक्ट पैसा डालता, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने पढ़ा क्या पहली लाइन में, यानी वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, ठीक है। तो अब मिस्टर एलेक्स की जो करंट एनुअल प्रोफेशनल इनकम है, प्रैक्टिस करके जो बंदा कमा रहा है, वो 40 लाख रुपए है। आपको देखो कितना बढ़िया है, सीए बनने के बाद 40 लाख रुपए कमाने मिलेगा। इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो जो मिस्टर एलेक्स की करंट प्रोफेशनल इनकम है वो है 40 लाख की सर, और उसकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो है 50 लाख का, डायरेक्ट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नाउ ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम, जितना भी उसका टाइम है ना उसका 10% टाइम वो देता है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, बस। मतलब वो पता है, देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, 10% टाइम में वो कितना कमा रहा है और 90% टाइम में वो कितना कमा रहा है। 90% का टाइम उसका ले लो, 10% का टाइम ले लो। 90% वो बंदा प्रैक्टिस करता है और 10% खाली इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है। प्रैक्टिस में वो 40 लाख कमा रहा है और इन्वेस्टमेंट करके वो 50 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है जिस पे 15% कमाता है। देखो 7.5 लाख रुपए 10% टाइम के हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो 75 लाख रुपए होने चाहिए 100% टाइम के। तो प्रैक्टिस में देखा जाए तो वो कम कमा रहा है उस हिसाब से। बट अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना उतना, तब तो जाके उस पर 15% कमाओगे। यानी 75 लैक्स के लिए आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे ना, 90% टाइम। ये क्या 40 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अगर वो स्पेंड करता है इतना ही टाइम अपने प्रोफेशन पे, कौन सा टाइम? अरे सर वो बोल रहे हैं आपको कि ये जो 10% टाइम वो अभी पोर्टफोलियो मैनेज करने में दे रहा है ना,
वो अगर अपने पोर्टफोलियो पे दे दे, अपने प्रैक्टिस पे दे दे उतना ही टाइम, तो उसकी जो प्रोफेशनल इनकम है वो ऊपर चले जाएगी सेम प्रोपोर्शन में। सेम मतलब 10%। अभी कितना कमा रहा है? 40 लाख। तो 40 लाख का 10% यानी कि 4 लाख रुपए वो और कमा लेगा। तो उसकी प्रोफेशनल इनकम क्या हो जाएगी? 44 लैक्स। सर अगर वो 10% टाइम जो पोर्टफोलियो मैनेज करने में दे रहा है वो भी अगर इधर दे देगा तो पोर्टफोलियो कौन मैनेज करेगा? पोर्टफोलियो अब वो खुद मैनेज नहीं करेगा, उसके बिहाफ में म्यूचुअल फंड मैनेज करेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि ही इज थिंकिंग, ध्यान देना, वो ये सोच रहा है कि वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेच दे, 50 लाख रुपए ले ले और किसी मल्टी कैप फंड में डाल दे, म्यूचुअल फंड में डाल दे, जहां पे दूसरे लोग बैठे हैं उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। मैं मेरा टाइम नहीं देना चाहता, मैं प्रैक्टिस में खुश हूं। 90 क्या, मैं 100% टाइम प्रैक्टिस में देना चाहता हूं। आज सिर्फ मल्टी कैप फंड खरीद लूंगा, साल भर कोई और मैनेज करे। लेकिन ध्यान देना, इस फंड में आप अज्यूम करके चल रहे हो कि एनएवी 13% से ग्रो होगी, इंक्लूडिंग ऑल द डिविडेंड्स, मतलब सारा इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन का बोलो, डिविडेंड बोलो, कैपिटल गेन बोलो, सब मिला के 13% ही मिलेगा इधर में। यानी कि अब आपको यहां पे कितना मिलेगा? 50 इंटू 13%, 15 नहीं मिलेगा। तो अब आप यहां पे सिर्फ 6.5 लाख कमाओगे। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज मिस्टर एलेक्स वेदर ही कैन इन्वेस्ट द पोर्टफोलियो इनटू मल्टी कैप फंड। अब आप देखो, जब आप 90 और 10% टाइम दे रहे थे तो आपने देखा कि मेरी जो टोटल इनकम थी वो थी 47.5 लाख रुपीस। सही बोल रहा हूं? 40 लाख प्रोफेशन से, 7.5 लाख पोर्टफोलियो से। लेकिन अगर आप पूरे ही ध्यान अगर प्रैक्टिस में दे दोगे तो 44 लैक्स आप कमाओगे प्रैक्टिस से और 6.5 लैक्स आप कमाओगे अभी भी पोर्टफोलियो से। तो वो टोटल हो जाती है 50,50,000। तो यस सर, ध्यान देना, आपका 10% जो यहां से जा रहा है ना, उसमें आपका नुकसान सिर्फ 1 लाख का हो रहा है। देख लो, 7.5 लाख की इनकम 6.5 लाख हो गई। वो 1 लाख किसने रखा? या मल्टी कैप में जो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ का जो आपका 1 लाख रुपए का नुकसान है ना, वो यहाँ पे 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि नेट फायदा आपको कितने का हो रहा है सर? 3 लाख का। आप 50,50,000 माइनस 47.50 करो या 4 माइनस 1 करो, दोनों तरफ से ये चीज मैच करेगी। बस क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आ गया। 47.5, 50.5, 3 लाख का बेनिफिट, क्वेश्चन यहाँ पे हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 10 तक सर हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अगर आपको म्यूचुअल फंड का ये बताऊँ तो ये तो इंग्लिश वाली बैच में लिया था। हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। 40 क्वेश्चन है, 10 हो चुके हैं, 30 और क्वेश्चन है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने सबसे पहले देखा, उसके बाद हमने देखा कि री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आता है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर चौथा क्वेश्चन भी हमने देखा था होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसमें हमने एक्स लिया था 26,750 वगैरह लिया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें NAV 1 जो है वो भी सेम आती है NAV 0 जितना, 15% का एनुअल ग्रोथ रेट था, याद है। फिर फ्रंट एंड बैक एंड देखा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद में एंट्री लोड वाला क्वेश्चन, अच्छा ये था क्या 26,750 वाला? शायद ये और इसमें से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड की अर्निंग के ये 3 क्वेश्चन देखे, 8, 9, 10, जिसमें से 9th वाला मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। 8वां और 10वां हमने देखा। अब देखो 11, 12, 13 और 14, ये चारों क्वेश्चन आपके सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसको कहते हैं इफेक्टिव यील्ड। यानी कि हम अभी क्या करेंगे? इन्वेस्टर का रिटर्न निकालेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा। रिवर्स कैलकुलेशन वाला डिफिकल्ट थोड़ा होता है तो वो मैं लूँगा, हो सकता है ये भी लेना पड़ जाए, बट देखते हैं कितना हम लेते हैं, कितना हम छोड़ते हैं।